हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ जीएसटी। और इस लेक्चर में बेटा हमारा सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टार्ट लास्ट लेक्चर में एंड में हमने सेक्शन 7(1) कैपिटल ए इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जिसकी सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए कि सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। और ये सप्लाई करना बाइफर्केशन जरूरी है। जरूरी क्यों है बेटा? क्योंकि कई चीजें में गुड्स में कम रेट रहता है जी, सर्विस में ज्यादा है। सर्विस में अब 18% है, गुड्स 5% में भी आ सकते हैं, तो अननेसेसरी ज्यादा जीएसटी लग जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया, ठीक है। ये शेड्यूल 2 में क्लासिफिकेशन हुआ, इसलिए सेक्शन 7(1) कैपिटल ए को शेड्यूल 2 के साथ में पढ़ना चाहिए। शेड्यूल 2 के साथ पढ़ना पड़ता है, बराबर है। इन एक्टिविटी को आपका मन कुछ भी बोले, सर ये गुड्स नहीं, ये सर्विस में क्यों गया, या ये गुड्स में क्यों गया, आपका मन कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है, ना कोई लेना देना है मुझे। आपको जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का नेचर कॉम्प्लेक्स है, या सस्पेक्टेबिलिटी है कि डबल टैक्सेशन हो सकता है, सॉरी, गुड्स में भी जा सकता है, सर्विस में भी जा सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टेंशन ही खत्म कर दिया यहाँ पे और क्लासिफिकेशन कर दिया। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद पहली एंट्री है इसमें, पहली एक्टिविटी है, सॉरी, ट्रांसफर। क्या होता है ट्रांसफर? सर, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल इन गुड्स, ये मोबाइल है, ये क्या है, मोबाइल है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये ट्रांसफर मैं किसी और को टाइटल दे रहा, जा आज से तू इसका मालिक है। एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, हाँ आप नहीं हो मालिक, मैं ही मालिक हूं। एग्जांपल, जा आज से तू इसका मालिक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। शिवाजी सेल्स रेडीमेड शर्ट्स टू हिज कस्टमर, एग्जांपल दिया। सेकेंड देखिए, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मैंने ये आपको मोबाइल, ये पकड़ो, आपका नहीं है लेकिन 1 महीना यूज करने के लिए दिया, तो इसका आप मुझे कुछ रेंट दे रहे हो, बराबर है, मैंने आपको यूज करने दिया, आप उसका मुझे रेंट दे रहे हो। या कभी बेटा आप गोवा गए, गोवा में अगर आपको घूमना है तो रेंट से बाइक मिलती है, बराबर है। ट्रांसफर इन राइट, क्या राइट दिया, बाइक राइड करने का, बाइक राइड करने का राइट दिया, राइट RIGHT, हक दिया है आपको। क्या ट्रांसफर टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया कि नहीं सर, बाइक का टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो ये आएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, GST जेनिस। या एक अनडिवाइडेड शेयर वर्ड भी आ रहा है। अनडिवाइडेड शेयर बताओ क्या होता है। अनडिवाइडेड शेयर में जैसे कोई ऐसी चीज जिसमें कई लोगों का हक हो, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं इसका, आप देख सकते हैं, जैसे एक वाटर हीटर आपने खरीदा, मान लीजिए हॉस्टल में 3 लोग रहते हैं, सॉरी, हॉस्टल में 3 लोग रहते हैं, A, B, C, और ठंडी का समय तीनों ने मिलके कंट्रीब्यूट करके एक 450 रुपए का वाटर हीटर लिया, या 600 रुपए का वाटर हीटर लिया। तीनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 200, 200, 200। अब ये मान लीजिए ये B है, ये हॉस्टल छोड़ के जा रहा है, B बोलता है मुझे मेरे 200 रुपए वापस करो, तो ये दोनों बोलते नहीं ऐसा नहीं होता, तो बोले फिर मैं वाटर हीटर ले जाऊंगा, बोले नहीं, हाथ लगा के दिखा, वाटर हीटर नहीं ले जा सकता। तो अब क्या है, ये जो वाटर हीटर है, ये वाटर हीटर मान लीजिए वाटर हीटर वाली डंडी है, इसके 3 टुकड़े कर सकते क्या, एक तेरा, एक तेरा, एक तेरा, नहीं कर सकते। अनडिवाइडेड, ये जो 200 रुपए B का शेयर है, ये अनडिवाइडेड शेयर है इस वाटर हीटर के अंदर। आई बात समझ में? अब इस वाटर हीटर का अभी कोई लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब नया B जाता है और D नाम का एक आदमी आता है, A और C उसको बोलते, देख भाई पिछले वाले ने 200 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, तो तू 200 रुपए दे देगा तो ये वाटर हीटर तू यूज कर सकता है। और फिर जब ये 200 आ जाते तो ये 200 ये लोग B को वापस कर देते हैं, बराबर है।
इसे कहते हैं अनडिवाइडेड शेयर इन इन कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको आप बोल सकते हैं इन प्रॉपर्टी, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। आई बात समझ में। जिनिस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स मशीनरी ऑन रेंट टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं गोवा में बाइक राइडिंग है ना, गोवा में बाइक राइडिंग। इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, नहीं इतना वैसे सफिशिएंट है, ठीक है, बाइक राइडिंग, ठीक है। हाँ एक चीज और है इसमें, ट्रांसफर, ध्यान देना जरा, इसको गुड्स माना जाता है। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टेब्लिश दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। पता है इसको क्या बोलते हैं? हायर परचेज। आपको मालूम है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ओनर कौन हो जाता है? जो हायर परचेज करता है, बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे? टाइटल, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। आई बात समझ में। ध्रुवा कैपिटल सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज बेस्ड टू कंज्यूमर। ऑप्टिमा मैन्युफैक्चर सप्लाई टॉयज टू रिटेलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। सेल्स और रिटर्न बेसिस मतलब ये आपको टॉयज दिए, ठीक है ना, तो आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो वापस कर देना। बिका तो पैसे, नहीं बिका तो रिटर्न हो जाएगा। तो इसी चीज को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल अंडर एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट। अब ये सेल्स और रिटर्न बेसिस प्रॉपर्टी का टाइटल कब पास होगा? जब सेल होगा। सेल होगा तो भैया रिटेलर का हो गया, वो सेल नहीं हुआ तो फिर वो, मतलब आप समझ लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है और एक रिटेलर है। ये मैन्युफैक्चर सेल्स और रिटर्न बेसिस पे ट्रांसफर करता है रिटेलर को। मतलब मैन्युफैक्चर का कहना है कि भैया बिका तो पैसे देना, नहीं बिका तो पैसे मत देना। तो किस दिन सेल माना जाएगा? जिस दिन ये रिटेलर कंज्यूमर को सेल कर देगा, बराबर है। जिस दिन ये रिटेलर कंज्यूमर को सेल कर देगा उस दिन ये सेल माना जाएगा। एक बात समझ लेना, ठीक है। और अगर रिटर्न कर दिया तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसको क्या मानते बेटा? इसको मानते सप्लाई ऑफ गुड्स। बेसिकली हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सप्लाई है ये तभी क्लासिफिकेशन हो रहा है कि गुड्स का है कि सर्विस का है, ये चीज समझ लेना। और जो 7.2 देख रहे थे सप्लाई नहीं मान रहे थे उसको, तो क्लासिफिकेशन तो सवाल ही नहीं उठता। टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूं दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग पे। हाँ सर ये तो वहां भी था, उसको तो नहीं मानते। लेकिन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नेगेटिव लिस्ट में है। सेल के अलावा बाकी चीजें नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, समझ लेना ये बात। आई बात समझ में? सेल के अलावा बाकी चीजें नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज एग्रीमेंट फॉर लैंड हो गया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कोई भी, शॉप लेट आउट एक्सेट्रा, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। मैं थोड़ा सा कल वाले पोर्शन पे एक बार जाना चाहता हूं, जरा ध्यान देना। यहाँ एक चीज छोड़ी थी, तो क्या यहाँ लिखना बनता है? क्या नहीं लिखना नहीं बनता सर? लैंड ऑफ बिल्डिंग का सेल का आपने लिखा है, लीज रेंट का आपने लिखा है ट्रीटेड एज सप्लाई, लायबल टू जीएसटी, तो पेंडिंग कुछ और है, ठीक है ना। ये सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां और एक चीज ऐड करते, सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2, ठीक है ना। लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलें। ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस का मतलब यहां पे ये होता है एनी ट्रीटमेंट या एनी प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन्स गुड्स। मैंने मेरे घर से फर्नीचर भेजा एक जॉब वर्कर के, ये यहां कंसेप्ट जो आता है ना बेटा, जॉब वर्कर का आता है। किसका आता है? जॉब वर्कर। जैसे दमानी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल ऑन जॉब वर्क बेसिस। टेक्सटाइल वाले ने क्लॉथ भेजा और डाइंग वाले ने उसको कलर कर दिया, बराबर है। इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट करना, जॉब करना। अब इसके अंदर जॉब वर्कर में आप एक चीज ध्यान देना, आपने एक दर्जी को क्लॉथ दिया, कपड़ा जाके दिया, और वो दर्जी क्या करेगा? उसको आपको स्टिचिंग करके देगा। तो जो स्टिचिंग करना वो जॉब वर्क हो गया, और क्लॉथ है वो मटेरियल। अनदर पर्सन्स गुड, मेरा कपड़ा था, कपड़ा मेरा था, अनदर पर्सन गुड्स, मैंने दिया मटेरियल दर्जी को, वो टेलर ने मुझे सिल के दिया, जॉब वर्क बेसिस, बराबर है।
तो न्यू गुड्स भले ही एग्जिस्टेंस में आ रहा हो, सर वो शर्ट आ गया, एक्साइज वगैरह यहाँ बीच में नहीं जाना। वैसे तो आप लोगों ने एक्साइज पढ़ा ही नहीं है, एक्साइज वगैरह में हिसाब अलग रहता था, उसको मैन्युफैक्चर मानते थे। यहाँ पे इस टाइप का कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब मेन क्राइटेरिया क्या है, जो मेन गुड्स है ना, मेन गुड्स जिसपे प्रोसेस हो रहा है, मेन गुड्स जिसपे प्रोसेस हो रहा है वो किसी और का होना चाहिए, किसी और का होना चाहिए। आपको लिखना है, लिख सकते हैं ये चीज यहां पे, मेन गुड्स किसी और का होना चाहिए जिसपे प्रोसेस किया जा रहा है, बराबर है। तो इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आप एक चीज देखिए, अब इसमें मटेरियल भी लग सकता है जॉब वर्कर को। फॉर एग्जांपल मैं शर्ट की बात कर लेता हूं, शर्ट में उसका स्टिचिंग चार्जेस 500 रुपया है, 50 रुपए के उसने बटन लगाए, 50 रुपए का अदर मटेरियल लगाया और 600 रुपए स्टिचिंग चार्जेस आपसे ले रहा है। तो बेटा पूरे 600 हो जाएंगी वैल्यू ऑफ सर्विस, ये समझ लेना। अभी इसमें सर आप बोलोगे सर ये मटेरियल है, नहीं नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। आई बात समझ में, ध्यान रखना। इसके बाद आता हूं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स पे। क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। चलिए ठीक है, यहां लिखा है एक को गुड्स एक को सर्विस मानना है। मैं इसको आपको थोड़ा एलोबरेट करता हूं पहले, उसके बाद फिर इसके ऊपर आऊंगा। समझ आई बात। ये ए, अब इसको आप देखिए बाइफरगेट भी ऐसे कर सकते हैं, ये 4A है, ये 4B है, ये 4C है। आपको चाहे तो आप इसको बाइफरगेट कर सकते, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले आता हूं इसके ऊपर, सॉरी हाँ ये आना बाकी है बेटा अपना, ये इस पे वापस आऊंगा, पेंडिंग है अभी। तो इसमें ये फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्लॉज ट्रांसफर। अब देखिए ये मैं फोर्थ जो क्लॉज है, फोर्थ A एंड B दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। नहीं एक मिनट, ये बाइक का शोरूम है। क्या है, ये बाइक का शोरूम। अब ये बाइक के शोरूम के ओनर के दो बेटे हैं, ठीक है। इमेजिन कर लो दो बेटे हैं, एक बेटा, वन सन, एक बेटा। बाइक, अब बाइक घर की बात हो गई इनके, है ना। एक सन जो है ना वो नालायक है, बैड सन है, और एक सन जो है वो गुड सन है, पढ़ाई करता है बेचारा, मेहनत करता है, ठीक है। तो ये बाइक, अब ये दोनों को गाड़ी चाहिए, दोनों 11th में आ गए, ठीक है। अब पापा किसको बाइक दिलाएंगे बेटा, अच्छे बच्चे को पहले दिलाएंगे, क्योंकि उसको क्यों चाहिए गाड़ी, सर पढ़ाई क्लासेस जाने के लिए उसको बाइक चाहिए, तो उसको पापा बाइक दिला दिए। अब ये जो बाइक ये लेकर गया, ये परमानेंट लेकर गया। क्या लेकर गया, परमानेंट टुक द बाइक टू होम, है ना, बार बार थोड़ी दुकान आएगा, परमानेंट लेकर चला गया। और ये जो लड़का है ना, ये लड़के को पापा ने बाइक नहीं दिलाई, तो ये लड़का क्या करता है, जो दुकान, जब पापा दुकान में नहीं रहते तो वहां के मैनेजर से सेटिंग करके बाइक ले जाता है और लड़कियों को घुमाता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, मतलब भलते काम के, अपने छोटे छोटे काम के लिए बाइक ले जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैड सन, ये टेम्पररी बाइक लेकर गया, टेम्पररी टुक द बाइक, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। तो बेटा इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। समझ आई कहानी। हाँ सर समझ आ गया, एक बार टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, ये देख लो। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स, क्या ये गुड्स बिजनेस एसेट्स है, हाँ सर ऑब्वियसली, चीज समझ लो। क्या ये बिजनेस एसेट्स है, हाँ बिजनेस की, मेरे बाइक है, मेरा स्टॉक है, करंट एसेट है मेरे, स्टॉक यानी करंट एसेट होता है, बाइक इज माई एसेट, बिजनेस एसेट है, ये मेरा धंधा ही है बाइक का, क्यों है कि नहीं। तो ऐसे केस के अंदर जरा ध्यान देना,
business asset are transferred or disposed of by way under direction of person carrying on business so long or no longer to part of those assets whether or not for consideration. अब अपने बच्चे से ही पैसा लेगा क्या? नहीं, कंसिडरेशन लिया हो या ना लो उससे मतलब नहीं है, उसको डिस्पोज कर दिया डायरेक्शन किसके हिसाब से? बाप ने अपने हिसाब से, भैया बेटे को बोला तू ले जा, तो इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स. दूसरा, गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज पर्पस अदर देन बिजनेस अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, तो इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस. अब एक अरुणोदया, a sole proprietor owns a laptop used for making office presentation. He transfers self laptop to his son for making school project. तो इसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस. सीधी बात है. चलिए आगे चलें. गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स और ऑफ एनी बिजनेस. गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स of any business carried on by person who ceases to be taxable person shall be deemed to be supplied by him in course or furtherance of his business immediately before he ceases to be the taxable person. सर समझ नहीं आया, बहुत आसान है बेटा. टैक्सेबल पर्सन का पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं. टैक्सेबल पर्सन यानी बेटा होता है रजिस्टर्ड पर्सन, अ पर्सन हु इज आइदर रजिस्टर्ड इन जीएसटी और लायबल टू रजिस्टर्ड. ठीक है, टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन होता है. या तो रजिस्टर्ड ऑलरेडी है या लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है वो. बराबर है, दोनों भी चीज यहां पे आ जाती है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत मतलब बहुत ही अलग टाइप का क्लॉज है ये. मतलब ऐसा रहना नहीं चाहिए था. ठीक है, ध्यान से सुनना. इसका क्लॉज का मतलब है आपके कुछ एसेट्स है बिजनेस के और वो आप बिजनेस कैरी फॉर कर रहे हो, आपका बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, कैरीड ऑन कर रहे हो. अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे. मान लीजिए मेरा बिजनेस है और मैं बिजनेस चला रहा हूं, अब मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं ला. कैसे? या तो मैंने डी रजिस्ट्रेशन का सोच लिया कि भाई मुझे डी रजिस्टर्ड होना है, या मेरा टर्नओवर किसी कारण से कम चला गया, 20 लाख का टर्नओवर लिमिट है, कम चला गया, तो मैं डी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा. ये डी रजिस्टर्ड आप हुए तो पता है क्या करना पड़ेगा? ये क्लॉज कहता है कि जो गुड्स है एज ऑन द डेट इमीडिएटली बिफोर द डेट द पर्सन सीजेस टू बी द टैक्सेबल पर्सन. मान लीजिए अब 15 तारीख को 15/11/2020 को आप बोलते बस ये डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, डी रजिस्टर्ड होना है, तो इस तारीख के पहले यानी 14 तारीख को रात को 12 बजे तक जो भी गुड्स आपके पास है, जो भी बिजनेस एसेट्स आपके पास है, उस बिजनेस एसेट का वैल्यूएशन करके, स्टॉक हो या बिजनेस एसेट हो, वैल्यूएशन करके आपको क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली उसको सप्लाई मानना पड़ेगा. सर लेकिन अभी बिका थोड़ी है, वो उससे मतलब नहीं मेरे को, उसको सप्लाई मानना पड़ेगा. और कौन सा सप्लाई? उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना पड़ेगा. हो यानी उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा. मान लीजिए 30 लाख का है तो उस 30 लाख पे मान लीजिए 5% अगर जीएसटी है तो आपको 5% जीएसटी 1.5 लाख रुपया आज के आज चुकाना पड़ेगा. उसके बाद ही आपको डी रजिस्ट्रेशन मिलेगा. ये बात ध्यान रखना. अरुण ट्रेडर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम. इसके एक्सेप्शन क्या है? इसके कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा, ये ध्यान में रखना. अब इसके बेटा 2 एक्सेप्शंस है, वो जरा ध्यान रखना इस चीज के. बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन. एज इट इज बिजनेस आपने किसी और गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा टैक्स देने की जरूरत नहीं है. बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन. पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अगर बिजनेस कैरीड ऑन कर रहा है आपके बाद, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब ये बात आती है कि एक सवाल जिसका क्लैरिफिकेशन आने का है, मैं अभी बता देता आपको कि सर ये जो स्टॉक था, अब हम तो डी रजिस्टर हो रहे हैं, बराबर है, डी रजिस्टर हो रहे हैं, आपने तो हमारे से पूरा टैक्स ले लिया अब भी के अब भी. अब टैक्स अब बिका नहीं है गुड्स, चीज समझ लेना. मान लीजिए मेरे पास 30 लाख का माल है, जैसे मैंने यहां पे बोला 30 लाख फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट स्टॉक वगैरह सब आ गया उसके अंदर. इसमें 5% था जीएसटी, मैंने भर दिया 1.5 लाख रुपया.
अब बाद में भरने के बाद अगर ये गुड्स बिकता है, कोई आता है खरीदने के लिए, भैया आप ये आपके फर्नीचर वगैरह ये दे दीजिए मुझे, कोई खरीदता है, तो उस केस में फिर से जीएसटी लगेगा क्या? इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन फिलहाल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कारण है एक बार ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा चुका है, तो मुझे लगता है फिर से जीएसटी लगने का कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पता नहीं देखो क्या होता, फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इस चीज पे। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, फिफ्थ एंट्री नंबर फिफ्थ में 6 आइटम्स है। कितने आइटम्स है? 6 आइटम्स है टोटल, जिसको सबको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। क्या माना गया? सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। अब इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेट सर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो अभी देखा था। नहीं बेटा, वो आपने लैंड और बिल्डिंग देखा था। मैंने आपको कहा था लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल है, लेकिन उसके अलावा भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, आपका रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस है। इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग तो आता ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ बाकी, जैसे मैंने मोबाइल टावर बताया, मशीनरी एम्बेडेड इन द अर्थ, परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ये सब चीजें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। बराबर है, ये आपको मैंने बताया था। अब इसके बाद और भी लिखा है, ठीक है, ये देखिए, फॉर प्लेसिंग वेल्डिंग डिस्पेंसिंग मशीन, इस टाइप की चीजें हो गई। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट, ये बी क्लॉज कौन सा है? ये है शेड्यूल 2 का 5th एंट्री का बी क्लॉज। क्या है ये? शेड्यूल 2 का 5th एंट्री का बी क्लॉज। ऐसा कुछ अपना बाकी था क्या? हाँ सर, ये बाकी था। जरा यहां एक बार ध्यान देना, शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 5B, और मैंने आपको याद होगा इसके लिए जगह भी रखी है। ये है वो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड शेड्यूल 2। मैं पेंडिंग अब मिटा रहा हूं दोस्तों, यहां लिखूंगा, लेकिन पहले यहां लिख देता हूं हेडिंग, शेड्यूल 2 का पैरा 5B, सब्जेक्ट टू। याद है क्या? ये देखिए, सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ लैंड, एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के सेल पे ये पैरा 5B अप्लीकेबल हो रहा है, तो इस हिसाब से ये जो चीज थी ये नेगेटिव लिस्ट है, मतलब इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरी नेगेटिव लिस्ट है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव लिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सर? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्या सर, गुड्स में जाएगा कि सर्विस में जाएगा? बेटा ये क्लासिफिकेशन है, चीज समझ लेना, चीज समझ लो। अगर वहां पे जाता है शेड्यूल 3 में, तो फिर तो सर्विस ही नहीं है या सप्लाई ही नहीं है, तो क्या गुड्स क्या सर्विस? और यहां अगर आता है सब्जेक्ट टू दिस, मतलब यहां आता है, तो फिर वो सर्विस माना जाएगा। ठीक है ना, तो जरा इस पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और काम का है। इसमें कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन यहां लिखी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं बेटा, नॉट मच रेलेवेंट, नॉट एट ऑल रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन, ऑल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, सब कुछ, रीमॉडलिंग, सिविल स्ट्रक्चर का ये कंस्ट्रक्शन होता है। एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है भैया? वो आर्किटेक्ट जो सर्टिफिकेट इशू करता है ना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वगैरह यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, चलो उसकी बात मैं अभी फिलहाल नहीं करता, मैं आता हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर पे। ध्यान देना, बी पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल। इंटेंडेड, क्या इंटेंशन है? बेचना। इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly, except where entire consideration have been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier। सर कुछ समझ में नहीं आया, पता है, चले दिल में उतर के देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों के परे जाएंगे, क्योंकि बिना शब्दों के परे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं वापस मिटा रहा हूं, ऐसा अज्यूम करो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा जरा,
और फिर मैं वापस शब्दों पे आऊंगा, ठीक है। ये मैं अभी देख रहा हूं, ये 5B की बात कर रहा हूं, ठीक है। 5B की थोड़ी सी बात अभी हम करेंगे। ओके, चलिए अब एक चीज समझ लेना, यहां पे बिल्डिंग की बात है, ठीक है। चलिए मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं। बराबर नहीं बनी, रुको 2 मिनट। एक बिल्डिंग बनाएंगे बेटा, है ना। ये बन गई बिल्डिंग, ठीक है। ये पता है कौन सी डेट है? ये है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाली डेट, ठीक है। इमेजिन करो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाली डेट, ठीक है। समझ, जितना बता रहा हूं उतना समझना, फिर मैं वापस उसके ऊपर आऊंगा तो आपको क्लियर समझेगा। अभी नहीं आ रहा, आराम से आएंगे, घाई किस बात की हमारे को, है ना। चलिए, मैं बिल्डर हूं, फ्लैट बना बना के बेचता हूं। ये बिल्डिंग है, ये क्या है? दिस इज बिल्डिंग, और इसमें फ्लैट्स है बहुत सारे। ये आपको डब्बे दिख रहे हैं ना बेटा, ये सब फ्लैट्स है, ठीक है। मैं फ्लैट्स बना बना के बेचता हूँ। रेडी, ये लो फ्लैट, खरीद लो, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है, ठीक है। ये बिल्डिंग बननी चालू है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस डेट को मिलता है। जो भी डेट है, मैं डेट नहीं लिखूंगा, ये पीरियड। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले का पीरियड, क्या बोला मैंने? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले का पीरियड। अगर आपने इस पीरियड में कंसीडरेशन दे के अगर फ्लैट बुक किया होगा तो भैया पूरा के पूरा जीएसटी लगेगा। और अगर आपने डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फुल अमाउंट पे करके बुकिंग किया होगा, बुकिंग यानी सीधा खरीद ही लिया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब फ्लैट कंप्लीट हो चुके हैं, आप फुल अमाउंट पे कर रहे हो, और इसको सीधा मैं बोलूंगा सेल ऑफ बिल्डिंग या फ्लैट, जो भी आप इसमें ले रहे हो, बिल्डिंग, फ्लैट, आपका घर, वॉटेवर, बराबर है। तो ये आ जाएगा नेगेटिव लिस्ट में। काय में आएगा? नेगेटिव लिस्ट एस पर शेड्यूल 3। ओके ओके ओके, ठहरो ठहरो सर, जल्दी हो रहा है, समझ तो आया लेकिन जल्दी हो रहा है। कोई जल्दी नहीं है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, शेड्यूल 3 की। सर जीएसटी नहीं लगेगा, आप कह रहे हैं कि डेट ऑफ कंप्लीशन के बाद अगर देंगे तो नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा कंसिडरेशन, बराबर। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूं, फिर रीड करेंगे, ध्यान से सुनना। मान लीजिए 50 लाख रुपए का फ्लैट है, 50 लाख रुपए का फ्लैट है। मैंने इस सर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले 1 रुपया दिया, ₹1, और बचे 49,99,999 बाद में दिए, तो भी क्या ऐसा होगा? हाँ, तो भी ऐसा होगा। 1 रुपया भी अगर आपने दे दिया, कंसिडरेशन दिया, बुकिंग किया, और जीएसटी फिर कितने पे लगेगा सर? 1 रुपए पे कि 50 लाख पे? पूरे 50 लाख पे जीएसटी लगेगा। ये बात गांठ बांध लो अपनी, आई बात समझ में? गांठ बांध लीजिए इस बात को, पूरे 50 लाख पे जीएसटी लगेगा। आपने कंसिडरेशन दे के बुक किया ना, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और एक और वर्ड लिखा है मुझे ध्यान में आया, मैं भूला नहीं हूं, लेकिन उसको मैं बाद में लूंगा, अभी ले लिया ना तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। सब ध्यान में बेटा, चिंता। फर्स्ट ऑक्यूपेंसी लिखा है वहां पे, नीचे एवर इज अर्लियर, इसी में जोड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं, हर टाइमिंग। अभी इतना समझा आपको? 1 रुपया भी दिया तो भी पूरे 50 लाख रुपए पे सर लग जाएगा। तो बैंड बजा दिया सर, ये तो ठीक है ना, क्या कर सकते हैं अभी।
चलिए ठीक है, अब मैं पहले तो शेड्यूल 3 पे आता हूं। मैंने एक चीज छोड़ी थी, आपको बताया भी था, लेकिन पहले मैं शेड्यूल 3 पढ़ना की इच्छा करता हूं। जरा यहां देखिए, ये नेगेटिव लिस्ट है। ये क्या है? नेगेटिव लिस्ट। इसके अंदर सेल ऑफ लैंड सप्लाई नहीं है, सेल ऑफ बिल्डिंग सप्लाई नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, यानी अगर पैरा 5B कहता है तो वहां पे जाएंगे। अगर पैरा 5B में फंसता है समझ लो तो वहां जाएगा, पैरा 5B में नहीं फंसता है तो यहां पे आएगा। और पैरा 5B क्या कहता है शेड्यूल 2 का? अब मैं उस पे आ रहा हूं, ध्यान देना, वापस इस पे आऊंगा, टेंशन मत लो। सर ये हमारा पैरा 5B क्या कहता है? पैरा 5B ये तो एग्जांपल है बेटा, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर। देखिए अब समझ लो, ये पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस, आई रिपीट, ये देखिए सप्लाई ऑफ सर्विस में जाता है, बराबर है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या है? जैसे एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बी आपका कंस्ट्रक्शन करके देना, ये भी सर्विस के अंदर जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सा? यहां नहीं बैठेगा, कौन सी चीज इस शेड्यूल 2 में नहीं बैठेंगी वो यहां लिखा है। क्या लिखा है? एक्सेप्ट, मतलब ये जो पार्ट है ना ये शेड्यूल 2 में नहीं है, तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा शेड्यूल 3 में। क्या है ये? तो ये चीज शेड्यूल 2 में नहीं जाएंगी, नहीं आएंगी। अगर ऐसा होता है तो शेड्यूल 2 उसमें जगह नहीं है उसके लिए। क्या है वो? सर ये है वेयर एंटायर कंसिडरेशन, एंटायर पूरा हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, बस मैंने इतना ही पढ़ा है, और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ये दो में से विच एवर इज अर्लियर। चलिए फर्स्ट ऑक्यूपेशन पढ़ा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 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 एंटायर कंसिडरेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट इशू करने के बाद मिला है, या सॉरी अब देखिए रिसीव्ड आफ्टर लिखा है, सेम डेट को भी मिला ना तो भी फिर वहीं चला जाएगा, ये मतलब इसी में आ जाएगा, फिर शेड्यूल 3 में नहीं जाएगा। इशू करने के बाद, इशू करने के बाद, आफ्टर सीधा सीधा वर्ड लिखा, ठीक है। या फर्स्ट ऑक्यूपेशन, आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, सीधी बात है। अब दो में से जो अर्लियर है वो मैं बाद में करता हूं। इसका मतलब एक एग्जांपल लिखा है, देख लीजिए एक बार। राठी बिल्डर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट, फ्लैट बना, एग्रीड कंसिडरेशन 1.5 करोड़ 1.2 करोड़ था, 90 लाख बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ अमाउंट कुछ भी चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, अगर पहले मिल जाता है तो दोस्तों मेरी बात ध्यान में रखना, उस केस के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए यहां पे बैठेगा और उसको सर्विस मान लिया जाएगा। उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। बात समझ लो। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? एंटायर कंसिडरेशन आफ्टर मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, इश्यू होने के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी होने के बाद, तो फिर वो कहां चले जाएगा? वो यहां नहीं आएगा। वो कहां जाएगा? वो यहां जाएगा, इधर। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 उसको सेल ऑफ बिल्डिंग मान लेंगे। और सेल ऑफ बिल्डिंग अगर उसको मानेंगे तो एक बात ध्यान रख लेना, वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो जीएसटी। यही मैंने यहां पे बना के दिया है आपको। फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मालूम है मुझे बाकी है, लेकिन मैं चाहूंगा उसके पहले आप जरा ये जो अपना पेंडिंग पार्ट है ये कर लेते हैं। लैंड और बिल्डिंग, अगर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई पैरा 5 के हिसाब से। लीज रेंट वगैरह तो ट्रीटेड एज सप्लाई, लायबल टू जीएसटी। पैरा 2 क्या कहता है, सॉरी शेड्यूल 2 क्या कहता है पैरा बी का, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन, वहां कंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा था आपको मालूम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग intended for sale in accordance with para 5B of schedule, नहीं intended for sale लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। बोलो इसका क्या करेंगे, जल्दी बोलो।
शेड्यूल 2 में बैठ रहा है तो क्या करेंगे, ट्रीटेड एज सप्लाई, ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई मानेंगे तो लायबल टू जीएसटी। समझ आई बात, लायबल हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, सीधी सी बात है भैया। चलिए ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे इस चीज को। हाँ, और एक सेकेंड, ये अपना हो गया, ओके 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 ओके। हाँ, अब देखिए कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन दी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको बता दिया। इसके बाद लैंड बिल्डिंग के बारे में हो गया अपना। हाँ एक मिनट बेटा, तो छोटा तो नहीं, मैं वो देख रहा हूं। हाँ नहीं, अब आते हैं सी पॉइंट पे। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, ये सब चीजें कुछ होती है तो बेटा इसको क्या मानेंगे, सर्विस माना जाएगा। या क्या लिखा है, टेम्पररी, क्या लिखा है, टेम्पररी ट्रांसफर। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये देखिए परमिटिंग करना है यूज एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसमें जैसे एक चीज और आती है, जैसे टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, कोई चीज का आपने पेटेंट ट्रांसफर किया टेम्पररीली, काय के लिए, यूज करने के लिए, तो उसको क्या मानेंगे बेटा, हम उसको सर्विस मानेंगे। ये सब चीजों को हम सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएंगे। इसमें जैसे क्या होता है, जैसे मैं मेरे को अपने नोट्स बनाने हैं, मान लीजिए मेरे नोट्स जो है वो जीएसटी के नोट्स है, वो कॉपीराइट है, मतलब मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो मैंने अपने मेहनत से बनाए हैं। ठीक है, अब उस नोट्स को मैं प्रिंटर को देता हूं प्रिंटिंग करने के लिए। अब वो प्रिंटर, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने दिया, टेम्पररी ट्रांसफर किया उसको यूज करने के लिए। ठीक है, अब उसके साथ मैं उसके क्या कर रहा हूं, उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या करेगा, पेपर लेगा, इंक खरीदेगा, वो सब करके वो पूरा प्रॉपर तरीके से बनाएगा और नोट सीधा मुझे बुक देगा, सीधा बुक, बुक पे जीएसटी है, बुक सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन कैसे हुआ सर, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ, उसके अंदर कंटेंट मेन क्या, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, वो रेडी बुक नहीं है, वो रेडी बुक नहीं है। यदि वो रेडी बुक होती तो बात अलग हो जाती, आई बात समझ में, रेडी बुक होती तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाता। ठीक है, इसको बेटा बाद में और एलोबोरेट करूंगा इस चीज को। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, ये सब सॉफ्टवेयर का। तो बेटा देखिए अब ये जाता है सर्विस में। अब चीज समझ लो, अगर आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया सॉफ्टवेयर तो वो तो सर्विस है ही, लेकिन अगर आपने बाजार से रेडी सॉफ्टवेयर लिया, जैसे क्विक हील आता है, टेली सॉफ्टवेयर आता है ना, ये रेडी सॉफ्टवेयर, ये आपके हिसाब से डिजाइन नहीं किए गए, ये ऑलरेडी ये है, तो इसको बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स। ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, सॉरी सप्लाई में तो आएंगे ही, सप्लाई ऑफ गुड्स में चला जाएगा। ठीक है, और लाइसेंस की वगैरह यूज करने दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। यानी प्री पैक सॉफ्टवेयर अगर बाजार से आप ले रहे हो तो वो क्या हो गया, वो हो गया सर मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स, क्विक हील, टैली, इस टाइप के। ठीक है, इसके बाद ये कुछ ना करने वाली बात है, कुछ ना करने की। देखिए एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट सिचुएशन टू डू और नॉट टू डू। जैसे केबल ऑपरेटर Sakharam has entered into agreement with cable operator Atmaram that Sakharam will not provide cable connection in specified area where Atmaram is providing connection. Non-compete agreement constitutes supply of service. बराबर है, तो भैया कुछ नहीं करने के भी रिफ्रेन मतलब क्या होता है, देखिए यहां लिख लो, कुछ ना करना, कुछ ना करना भी करना ही होता ना, क्या किया, कुछ नहीं किया, बराबर है, कुछ ना करना भी करना होता, तो वो भी इसमें चला जाएगा। लेट डिलीवरी चार्जेस रिकम फ्रॉम सप्लाई फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन हो गया ये। नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लिविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस लिविंग ऑफ जॉब टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। ठीक है, तो ये सब बेटा सर्विस में क्लासिफाई किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स टू पर्सन, मशीनरी गिवन और हायर, ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, समझ लेना। पहले भी आया था ये हायर परचेज वाला, लेकिन अब ठीक है, गवर्नमेंट है अपनी,
ठीक है ना। जीएसटी 2 साल का बच्चा है बेटा, 2-2.5 साल का बच्चा है, अभी नया नया है, ठीक है। अगेन फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज, ये आ गया लास्ट, सेकेंड लास्ट सॉरी, इसमें 7 एंट्रीज थी टोटल, आपको मैंने बताया था, इसके टोटल 7 एंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड लास्ट एंट्री पे मैं आता हूं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इसका रेफरेंस बहुत जगह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस बहुत जगह है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा, इसमें विथ मटेरियल देते, आपने किसी को बुलाया काम पे, जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन को काम पे ले बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को काम पे बुलाया, तो वो मुझे बताता ये वायर लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा सर, और ये मेरा फिटिंग चार्जेस हो जाएगा, बराबर है। मैं कहता हूं मुझे वो सब मत बता, तू एक काम कर, तू पर पॉइंट कितने पैसे लेगा वो बता, पर पॉइंट पर बटन पैसे मिलता है, उसमें फिटिंग चार्जेस मटेरियल सब तेरा, वो बोलता है 500 रुपए पर पॉइंट में चार्जेस लूंगा, उसमें मटेरियल वगैरह सब आ गया, ठीक है। अब ऐसे केस में नो डाउट मटेरियल डोमिनेंट है, ये चीज समझ लेना, यहां पे मटेरियल दिख रहा है, मटेरियल डोमिनेंट है, सब बराबर है, लेकिन इन एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने साफ साफ कंपोजिट, कुछ फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज, उनको सप्लाई ऑफ सर्विस में डाला, ठीक है। चलिए देखते हैं इस चीज का थोड़ा सा, और ये आगे भी आएगा बेटा, ये थोड़ा आगे भी आएगा, तो इसमें 2 पार्ट है समझ लीजिए, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आएंगी, कंपोजिट। अब अगर आपको बताऊं मैं कंपोजिट में, तो बेटा उसमें कंपोजिट यानी एक तरह का मिक्सचर हो गया, चीज समझ लो मेरी बात, कंपोजिट सप्लाई वैसे हम पढ़ने वाले, उसमें ये और क्लियर होगा। मिक्सचर क्या है, इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, इसमें सर्विस भी इन्वॉल्व है, मतलब कुछ गुड्स है कुछ सर्विस है, दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है, मेन बात ये है, ठीक है ना, इसीलिए इसको कंपोजिट कहा जाता है। एक मिक्स सप्लाईज और नाम की अलग चीज होती है, लेकिन वो अभी नहीं बताता हूँ, आगे आने वाला हूं मैं उसके ऊपर। अच्छा एक चीज रह गई, मुझे याद आ गया, ओके सॉरी 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 सॉरी, एक चीज रह गई बेटा यहाँ पे, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, ये इसमें एक चीज रह गई है, ये फर्स्ट ऑक्यूपेशन पार्ट, ओ सॉरी फर्स्ट ऑक्यूपेशन पार्ट मैंने आपको बताया नहीं, चलिए ये पहले देख लेते हैं, वापस आऊंगा। फर्स्ट ऑक्यूपेशन क्या होता है, अब देखिए, रेरा एक्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। रेरा एक्ट में एक डेट, कॉन्ट्रैक्ट जब भी शुरू होता है, फ्लैट लोग बुक करते हैं, तो एक डेट देनी पड़ती है ओनर मतलब परचेसर्स को, कि भैया ये डेट के पहले फ्लैट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको उनको आने देना पड़ेगा, मतलब रहने, जैसा भी मान लो 10 फ्लैट कंप्लीट हुए तो उनको देना पड़ेगा। अब ये बिल्डिंग है, इसके अंदर ये पहला फ्लैट कंप्लीट होता है, बाकी कंप्लीट होने पे हैं, लेकिन अब मैंने बिल्डिंग आधी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिली है, लेकिन मान लीजिए इस डेट को फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, मतलब कोई आदमी रहने आ गया, रेरा की डेट चली गई थी, और फिर आपको फ्लैट मतलब बिल्डिंग बनाने वाले को, कॉन्ट्रैक्टर को फ्लैट देना ही पड़ा, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। अब आपके रूल के हिसाब से सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये डेट है, या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, क्या बोला मैंने, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में अर्लियर क्या है सर, ये डेट अर्लियर डेट है। अब अगर ये पैसे आपने यहां दिए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन अगर पैसे आपने यहां दिए होंगे तो फिर यहां चला जाएगा, इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं वापस आता हूं अपने इस पे, हाँ तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इसमें कंपोजिशन है, कंपोजिशन यानी मटेरियल भी है और लेबर एलिमेंट भी है, बराबर है। अब कैटरिंग वाले को आप बुलाते हो, मटेरियल बिल्डिंग वाला बांधने वाले को बुलाते हो, मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, एक माला और चढ़ाना है बिल्डिंग पे, वो आता है कॉन्ट्रैक्टर, भैया ये सीमेंट ला दीजिए, ये मटेरियल ला दीजिए, मैं बांध देता हूँ, तो ऐसे में तो फिर गुड्स पे अलग हो जाता है, और सर्विस एलिमेंट पे सर्विस में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट मैं ये झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैंने बोला वैसा नहीं, तू बता मटेरियल तेरा, लेबर तेरा, क्या रुपए मुझे देने हैं ये बता दे, इसको कहते हैं बेटा कंपोजिट सप्लाईज। तो कंपोजिट सप्लाईज के अंदर 2 चीजों को गवर्नमेंट ने बताया है, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, और एक और सर्विस है यहाँ पे बताता हूं मैं, वो रेस्टोरेंट रिलेटेड है, वो आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाली, रेस्टोरेंट और कैटरिंग वालों के लिए बेसिकली वो सर्विस है, तो उस केस के अंदर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानना है। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में क्या आता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब
कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन मतलब देखिए फाइनल कंप्लीशन होता है, जैसे पेंट करना, टाइल्स लगाना एक्सेट्रा, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट यानी जैसे इलेक्ट्रिशियन है ना, फिटिंग्स करने का काम, वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, विथ मटेरियल मैंने उसको दे दिया। इंप्रूवमेंट, रिनोवेशन करना, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन, कमिश्निंग ऑफ एनी commissioning of any movable property, within transfer of property in goods, whether goods or in the other form is involved in execution. Goods कितना भी हो, चीज समझ लेना, डोमिनेंट क्यों ना हो, 90% गुड्स क्यों ना हो, तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अपना दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। अब समझिए, यहां से समझिए। एक और चीज है, अब जैसे बी पॉइंट और है, सप्लाई ऑफ बाय वे ऑफ as a part of any service in whatsoever manner of goods being food or any other article for human consumption or any drink, ठीक है। यहां पे कौन आ गया, रेस्टोरेंट वाले, कैटरिंग वाले, ये आएंगे। यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला और ये रेस्टोरेंट वगैरह वाला, कैटरिंग सर्विस, ये हमेशा सर्विस में आएंगे, बराबर है। ये तो ठीक है सर, ये समझ गए। अब मैं एक थोड़ा सा सोचना आपको सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो 2 केसेस यहाँ पे गवर्नमेंट ने डाले कंपोजिट, लेकिन बाकी में कंपोजिट बहुत रहते हैं, तो ये बेटा केस टू केस देखना पड़ता है, फैक्ट्स ऑफ द केस। अभी हम आगे कंपोजिट पढ़ने वाले, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के ऊपर सेक्शन 8 हमारा अलग से है, तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस आपको हर केस देखना पड़ता है, फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। बंडल, अब वो इसका सब बंडलिंग वगैरह का है पूरा, मैं आपको बताऊंगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, इसके बारे में आप मुझे बताइए, मैं जो अभी कहता हूं आपको ध्यान से सुनना बेटा। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कोका कोला ऑर्डर किया, 2 चीज है। रेस्टोरेंट में गए, कोका कोला की पैक बॉटल ली, पैसा दिया और बाहर निकल गए, समझे मेरी बात। रेस्टोरेंट में गए, कोका कोला की बॉटल ली, पैसा दिया, बिल दिया, निकल गए। ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? ये है सप्लाई ऑफ गुड्स। और उसी रेस्टोरेंट में आप टेबल पे बैठे, आपने बोला कोका कोला लेके आइए, उसने कोका कोला लाया, खोल के दिया, ग्लास में डाला, सप्लाई ऑफ सर्विस। सोचना आ गया होगा अब आपको, समझ आई बात, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट केस में आपने उससे सर्विस ले ली, गुड्स खरीदे और निकल गए, बट सेकंड केस में आपने सर्विस भी ली है। सोच के देखना दोस्तों, आपने क्या किया है, सर हमने सर्विस भी ली है। कैसे कैसे आपने वो वेटर को बुलाया, वेटर इधर आ, कोका कोला लेके आ, वेटर ने ग्लास लाया, सर उसके अंदर कोका कोला डाला, आपको सर्व करके दिया। सर्व म्हणजे सर्विस, सही है ना। सोचना आना चाहिए। कंपोजिट, ये 2 तो यहां गवर्नमेंट ने लिख दिया एग्जाम्पल, लेकिन इसके अलावा ढेर सारे एग्जाम्पल है दोस्तों जो हमको देखने पड़ेंगे, यानी मैं अगर कहूं तो काफी सारे एग्जाम्पल्स है। और साथ ही साथ आपको केस टू केस बेसिस पे डोमिनेंट क्या है वो देखना पड़ता है। बंडलिंग क्या है, नेचुरली बंडल्ड है कि आपने बंडल किया है, ये सारी चीजें सेक्शन 8 में हम पढ़ने वाले, इसी लेक्चर में कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी के लिए उस पर वापस आऊंगा, ठीक है ना। दूसरा लास्ट सेक्शन 7, ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा ये मार्क कर लो, ये सिर्फ गुड्स के बारे में है, मतलब ये यहाँ पे सर्विस नहीं है, सिर्फ गुड्स लिखा है, ठीक है। बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन मेंबर्स देयर ऑफ फॉर कैश गुड्स डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एग्जाम्पल दिया, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एसी टू इट्स मेंबर एट कंसेशनल प्राइस। कई बार सोसाइटीज कंसेशनल प्राइस पे कोई चीजें सप्लाई करती है, तो बेटा उसको सप्लाई ऑफ गुड्स हमेशा माना जाएगा। उसको ये नहीं बोलना सोसाइटी ने आपको सर्विस दी सस्ते में, ऐसा नहीं माना जाएगा, उसको गुड्स माना जाएगा, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स ही करती है सोसाइटी, सर्विस दिया तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो बेसिकली हमने 7 चीजें क्या पढ़े, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज
कैपिटल ए सेक्शन सब सेक्शन 1 कैपिटल ए हमने पढ़ा, उसको रीड विद शेड्यूल 2। इसके अंदर क्या था, इसमें क्लासिफिकेशन था कि गुड्स में डालना कि सर्विस में डालना। अब यहाँ पे अगर आपका दिमाग कुछ भी चले तो आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है सर? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिमाग लगा के दिया है, ठीक है। सॉरी। अब एक सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम has clarified taxability of tenancy right के बारे में यहाँ पे दिया under GST as under. It has been clarified that the activity of transfer of tenancy right against consideration tenancy premium is squarely covered under supply of service liable to GST. इसको सर्विस कहा जाता है, स्क्वेयरली बोला है। चलिए एक बार पढ़ लेते क्या होता है ये स्क्वेयरली वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ, बेटा इसके अंदर ध्यान से देखना जरा, आसान है वैसे ये, और इसके अंदर थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो चैप्टर 4 में जो एग्जेम्पशंस है जीएसटी के उसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ लीज और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड सच एक्टिविटी स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी सर्विस इन पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 2 एज डिस्कस्ड इन टेबल अबव। अभी अपन ने शेड्यूल 2 के पैरा 2 में देखा था, ये जो एक्टिविटी है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। और ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल, इसको आप सेल नहीं मान सकते हैं। पैरा 5 के हिसाब से, पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से इसको सेल नहीं मान सकते। तो मतलब नेगेटिव लिस्ट में जाने का सवाल ही नहीं उठता, बराबर है। not a negative list activity and consequently a consideration for said activity shall attract levy of GST. To sum up, the activity of transfer of tenancy right मतलब समझता है आपको क्या होता है? मैं एक बार बता देता हूँ। टेनेंसी राइट्स अगर लेमन टर्म्स में अगर आपको समझाऊं तो बेटा मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड है, ये देखिए लैंडलॉर्ड है और आप मान लीजिए टेनेंट हो, किराएदार हो मतलब, और आपका नाम टेनेंट 1, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक घर है, ये इसके अंदर आप टेनेंट हो। अब आप घर खाली कराना बहुत टीडियस जॉब है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ये घर में 30 साल से रह रहे हो, 30 साल मतलब कितने भी, एक्चुअली टेनेंसी रूल राइट्स आने के लॉ अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 30 साल से रह गए, अब आपके पास टेनेंसी राइट ऑटोमेटिकली आ गया। अब आप इतनी आसानी से घर खाली नहीं कर सकते, आप करोगे भी नहीं। और कई बार क्या होता है, लैंडलॉर्ड को टेनेंट को पैसे देने पड़ते हैं घर खाली करने के लिए, बराबर है, टेनेंसी राइट्स आ जाते हैं। अब वो क्या करता है, लैंडलॉर्ड से पास नहीं जाता, एक दूसरा टेनेंट है, टेनेंट 2, अब इसको यहां से घर से जाना है, ठीक है। वो क्या करता है, टेनेंट 1 टेनेंट 2 को ये घर का पोजीशन दे देता है और उससे टेनेंट 2 जो है इस टेनेंट 1 से टेनेंसी राइट लेता है। क्या बोलता है, टेनेंसी राइट्स, इसे कहते हैं टेनेंसी राइट्स, जिसको हम कई बार पगड़ी भी बोलते हैं, मतलब पगड़ी मतलब नॉर्मल कॉमन पैरलांस में इसको पगड़ी कहा जाता है, बराबर है, ठीक है। तो ये टेनेंसी राइट ट्रांसफर हुए तो भैया इसका क्या, तो इसको भैया सप्लाई ऑफ सर्विस तो है और एग्जेम्प्ट तो बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए इट इज स्क्वेयरली कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई भी है और साथ में टैक्सेबल भी है। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट टू न्यू टेनेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ टेनेंसी प्रीमियम इज टैक्सेबल। फर्दर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, आउटगोइंग टेनेंट को, बाय वे ऑफ सरेंडरिंग द टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ पोर्शन ऑफ टेनेंसी प्रीमियम लायबल टू जीएसटी। ये तो सर्क्यूलर आया था, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट इन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात है, for use as residential dwelling against tenancy premium or periodic rent or both is exempt from tax। ये एंट्री 12 नोटिफिकेशन 12/2017 जैसे ही जीएसटी आया था उसी साल ये 12वां नोटिफिकेशन आ चुका था, बराबर है। डिस्कस्ड इन चैप्टर 4 एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, चैप्टर 4 के अंदर जिसमें एग्जेम्पशंस है उसमें ये चीज पता चलेगा। एग्जेम्पशंस चैप्टर में क्या है बेटा, ये तो अपन सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल, ठीक है, कोई चीज टैक्सेबल है, सप्लाई है, वॉटएवर जो भी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखी कि भैया इन चीजों पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, एग्जेम्प्ट। जैसे इनकम पे जोड़ते फिर एग्जेम्पशन नहीं रहता क्या, ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। वैसे कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसको, या तो ऐसी सर्विसेज बोलो, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो, जिसको एग्जेम्प्ट रखा गया, भैया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो पूरा एग्जेम्पशन हमारे को चैप्टर 4 के अंदर पढ़ना है, इसको नाम है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, बराबर है। तो अभी फिलहाल ये तो जैसे अपना हो गया, ये भी अपन ने पूरा कवर कर लिया दोस्तों।
अब सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक अपन ने सब कवर कर लिया है। हाँ, अब अपन ने पूरा कवर कर लिया। अब दोस्तों मैं आऊंगा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के ऊपर, ठीक है। जरा ध्यान लगा के, मन लगा के सुनने का इसको। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिक्स्ड सप्लाई चीज अलग है, कंपोजिट सप्लाई अलग चीज है, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। सेक्शन 8 इस चीज को गवर्न करता है दोनों को। सेक्शन 8 टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। जो कंपोजिट सप्लाई वहां जैसे शेड्यूल 2 में जैसा लिखा है वो तो मानना ही पड़ेगा, सेक्शन 8 में कुछ और भी लिखा है। टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शेल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। ध्यान से सुनना। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या? कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाईज। देखिए कंपोजिट यानी मिक्स, 2 या 2 से ज्यादा है तभी दिक्कत आएंगी, और वैसे ही मिक्स्ड में भी कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर, ठीक है। एक रहेगा तो सीधा सीधा क्लासिफिकेशन हो जाएगा ना यार, काय के लिए प्रॉब्लम होगा कि इधर डालना कि इधर डालना, बराबर है। अब जैसे मैं बात करूंगा कैटरिंग की, कैटरिंग में गुड्स भी सप्लाई हो रहे हैं और सर्विस भी दी जा रही है, तो सर अब एक ही जैसे 500 रुपए पर प्लेट रेट तय हो गया, ठीक है। तो इसको 500 रुपए पर प्लेट को गुड्स में डालूं, सप्लाई की सर्विस में डालूं, बराबर है ना। तो कंपोजिट ये सब चीजें आ जाती। अब ये तो कैटरिंग वाला तो खैर वहां कवर हो गया था, इसको सप्लाई सर्विस के अंदर डालना है, ठीक है। लेकिन बाकी चीजों का क्या, तो उसमें देखना पड़ेगा आपको कैसे आपको बाइफरकेट करना है। इसमें से वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। हो सकता है नहीं समझाओ, चिंता मत करना। मिक्स्ड के अंदर ऐसा नहीं है, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई दैट पर्टिकुलर सप्लाई अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। नहीं समझा सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुझे मालूम था नहीं समझेगा, ठीक है। अब मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, जरा थोड़ा उसके ऊपर पहले ध्यान देना, ठीक है ना। अब तो जनरल टॉक करते हैं, लेकिन बेटा उसके पहले काम करते थोड़ा आपको बंडल। चलिए मैं बताता हूं बंडल का मतलब। बंडल, बंडल बनाना समझता है ना बेटा। बंडल में एक से ज्यादा चीजें रहती, बंडल बनाते ना हम कोई चीज का। यहां पे गुड्स और सर्विस क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि हमने उसको गुड्स में लेना, सप्लाई ऑफ गुड्स पकड़ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस पकड़ना। क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। गुड्स का रेट कम है, सर्विस का रेट ज्यादा है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए मैं ये चैप्टर 2 को इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन मैं टाइम काफी ले रहा हूँ और थोड़ा लगा रहा हूँ। मान लीजिए 2 या 2.5 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए, मैं फिर भी 3-4 लेक्चर्स तक लगा दिए मैंने इसमें। कारण बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बराबर है। 2 लेक्चर 3 लेक्चर ज्यादा लगते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आवर हिसाब मैं लगाता नहीं, इतने घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य रहता नहीं, ठीक है ना। तो मतलब मेन समझ में आना चाहिए, इसलिए एक एक वर्ड्स पे स्ट्रेस कर रहा ताकि आपको ये आदत डल जाए, बराबर है। बंडल, बंडल अब 2 चीज, देखिए 3 चीज का बंडल हो सकता है। गुड्स प्लस गुड्स का बंडल हो सकता है, रेट अलग अलग हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो। गुड्स प्लस सर्विस का बंडल हो सकता है, सर्विस प्लस सर्विस का बंडल हो सकता है। सर बोल तो दिए, एग्जांपल भी दे दो। हाँ ठीक है, लिखो, ध्यान रखना, आप भी नोट कर लेना। गुड्स प्लस गुड्स, मोबाइल प्लस चार्जर, पूरा कंप्यूटर, असेंबल्ड कंप्यूटर, ठीक है। मॉनिटर प्लस कीबोर्ड प्लस माउस, मोबाइल सॉरी टेलीफोन प्लस फैक्स मशीन, प्लस फैक्स मशीन। आजकल नहीं चलता लेकिन फिर भी, पहला भी गुड्स है, दूसरा भी गुड्स है, पहले आइटम्स भी गुड्स है, दूसरे आइटम्स भी गुड्स है। ये बंडल बनता है, ये बंडल, हाँ सर बनता है, क्या तकलीफ है, असेंबल होता है। अब बेटा बता दूं, कीबोर्ड पे 18% जीएसटी है, मॉनिटर पे 28% जीएसटी है, बोलो क्या करूं? प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम हो गई ना। तो बंडल का क्या करने का। और मैं कस्टमर को नहीं बताना चाहता कि भैया ये अलग अलग है, मैं इतना ज्यादा कस्टमर को ज्ञान देना नहीं चाह रहा, ठीक है। इसके रूल्स पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं बंडल मतलब क्या, ठीक है ना। बंडल वर्ड आएगा जिसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, समझने वाली बात है, ठीक है। गुड्स प्लस सर्विस बेस्ट एग्जांपल है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट
और ये आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट, ये कहां जाएंगे? अभी देखा था सर, ये शेड्यूल 2 के हिसाब से सर्विस में जाएंगे, चीज समझ लो। वर्क, यही तो था वर्क कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स और सर्विस, और साथ में यार रेस्टोरेंट, केटरिंग, ये था, ये दोनों के बारे में लिखा था, ये तो जाएंगे सर्विस में पक्का। मैं दूसरा कुछ बताऊं? क्लास लगाई आपने? क्लास लगी? मैंने क्लास दिया, लेक्चर्स दिया आपको, LECTURES लेक्चर्स दिया आपको, क्लास लेक्चर्स, और कुछ दिया क्या साथ में? सर नोट्स दिए ना, प्लस नोट्स, गुड्स प्लस सर्विस, नोट्स गुड्स है, नोट्स मैंने किताब दिया ना यार आपको, एक पूरे प्रिंटेड गुड्स, टाइटल आपका हो गया, गुड्स है। सर्विस प्लस सर्विस का क्या होगा सर? बड़े होटल में आप चले जाओ, वहां कमरा रेंट से लो, अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट फी मिलती है, मालूम है क्या? तो सर्विस प्लस सर्विस के बेटा आप रूम में, मैं बता, होटल का रूम, ठीक है, बड़े होटल का, हाँ छोटे वाले नहीं, होटल रूम रेंट पे लिया तो अगले दिन ब्रेकफास्ट मिलती है, आपने सुना होगा ये चीज, है ना? अगले दिन ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। अब ये क्या है? सर्विस प्लस सर्विस, रेंटिंग, रूम रेंट, रूम रेंट पे लेना, ये भी सर्विस है, और साथ में क्या मिला? ब्रेकफास्ट। होता है कि नहीं होता है? ये बंडल है, ये बंडल करके दिया जाता है। अब इसमें आपको नहीं पता है कि रूम रेंट का भाड़ा क्या, ब्रेकफास्ट कितने का होता है, सब आपको पता नहीं रहता, ठीक है ना? क्लास लेक्चर में नोट्स की कीमत कितनी, कभी बताया क्या मैंने आपको? नहीं बताया सर। अंदाज आप कुछ भी लगाओ, वो चीज अलग है, ठीक है ना? अब एक और चीज, ये बंडल तो बन गया, बंडलिंग आपको समझ में आया। मैं और दो वर्ड्स पे आऊंगा। एक होता है बेटा नेचुरली बंडल्ड, और एक होता है आपने जबरदस्ती बंडल किया। क्या होता है? ध्यान देना, एक होता है नेचुरली बंडल्ड, और एक होता है नॉट नेचुरली, आपने जबरदस्ती किया। समझ आई आपको बात? एक नेचुरली होता है, एक नॉट नेचुरली होता है। नेचुरली बंडल का मैं एग्जांपल देता हूं, क्लास प्लस नोट्स, हाँ सर नेचुरल है, देना ही पड़ेगा, एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? क्लास में ऐसा नोट्स नहीं दे रहे, आप सोचते भी हो गया क्लास लगाते टाइम पे कि नोट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा सोचा क्या? नेचुरल है सर, वो समझे जैसी बात है, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना? नेचुरली बंडल। सेकेंड, मोबाइल प्लस चार्जर, अरे हाँ या ना, मोबाइल प्लस चार्जर नेचुरली बंडल हुआ ना? चश्मा, मुझे एक बात बताओ, फ्रेम और ग्लास उसके साथ फिटिंग करके देगा कि ये फ्रेम लो ये ग्लास लो भैया, फिट करते रहना घर पे? नेचुरली बंडल्ड है सर। फ्रेम पे अलग रेट है, ग्लास पे अलग रेट है, और फिटिंग चार्जेस पे अलग रेट हो सकता है, लेकिन ये तीनों मिलके आपको दिया जाता है। बोलो हाँ या ना? सही है नहीं है? टू और मोर। अब यहाँ ये फ्रेम गुड्स है, ग्लास गुड्स है, ग्लास 18%, फ्रेम 28%, और फिटिंग, ग्लास शायद 12% में है, वो टैरिफ में देखना पड़ेगा। फ्रेम 28 में है और फिटिंग तो जी 18% वाला है, सर्विस है इसलिए। होता है कि नहीं? लेकिन ये नेचुरली बंडल्ड है सर। आप वो दुकान से चश्मा लोगे क्या? नहीं, ये फ्रेम अलग सर, ग्लास अलग पकड़ो और तुम फिट करते रहो, ऐसा चश्मा आप खरीदोगे नहीं सर, उसको बना के देना पड़ेगा। आजकल तो लोग आई टेस्टिंग भी देते हैं साथ में, ये सर नो, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, आई टेस्टिंग जरूरी नहीं है, ये नेचुरली बंडल्ड है इन कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। इस टाइप की चीजें नेचुरली, समझे जैसी बात, समझ आई बात? और एक होता है नॉट नेचुरली बंडल्ड। नॉट नेचुरली मतलब अभी जैसे क्लासेस वाले, कई क्लासेस वाले आपने सुना होगा लॉजिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बाहर पुणे वगैरह के जो क्लासेस टीचर्स लोग हैं वो लॉजिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्लास भी हमारे अलग ही है और लॉजिंग इंक्लूसिव रेट भी है, पैकेज है। ये फाउंडेशन समझिए, सीए फाउंडेशन का 70,000 रुपए उन्होंने चार्ज किया, 70-80,000 जो भी, उसमें लॉजिंग भी इंक्लूडेड, ट्रेनिंग प्लस लॉजिंग, ठीक है? तो ये नेचुरली बंडल्ड है क्या? नहीं सर, नोट्स देना नेचुरली बंडल्ड है, लॉजिंग इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, बराबर है? अभी आपने ये देखा होगा दिवाली के टाइम पे बहुत सारे गिफ्ट पैक्स बनते हैं, उसमें क्या क्या रहता है? उसमें बिस्किट रहता है,
उसमें स्वीट्स सॉरी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, उसके अंदर आपके शैम्पू रहता है, कुछ भी रह सकता है, उसमें आपके क्रीम रह सकते हैं, उसमें क्या कहते हैं हेयर ऑयल रह सकता है, शादियों वगैरह में जनरली ये यूज होता है हेयर ऑयल, ऐसा कॉम्बो पैक वगैरह बना के उसमें कोम रह सकता है, उसमें चिप्स रह सकते हैं, उसमें बहुत कुछ रह सकता है, उसमें टॉफी चॉकलेट, अलग अलग नाना प्रकार के आइटम। बेटा ये क्या नेचुरली बंडल्ड है कि आपने जबरदस्ती बंडल किया? सर हमने जबरदस्ती बंडल किया। तो बेटा एक ध्यान रखना, जो नेचुरली बंडल रहता है ना, इसे कहते हैं कंपोजिट सप्लाई, और जो नॉट नेचुरली है ना, इसे कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। इनका करना क्या वो बाद में बताऊंगा, पहले आपको बंडल मतलब समझा? हाँ, नेचुरली बंडल समझ में आया, नॉट नेचुरली बंडल, ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आए। तो नेचुरली बंडल को कंपोजिट बोलते हैं, दूसरे को मिक्स्ड बोलते हैं। कैसे? सर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कहती है। और ये हम पढ़ने के बाद अब इसका ट्रीटमेंट क्या रेट से टैक्स लगाना वो देखते हैं, ठीक है? वो बाद में बताता है, लेकिन पहले जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेते हैं। ये था बेसिक। बेटा आप इसको नोट करना चाहो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ बाद में ये सब चीजें काम, वैसे लिख कर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा जरूर है। चलिए, तो अब मैं आता हूं क्रक्स पे। शब्दों से परे जाएंगे, ये लॉ के शब्दों से परे जाके हम अब क्रक्स पढ़ते हैं, एनालिसिस पढ़ते हैं इस चीज का। कंपोजिट सप्लाईज, ठीक है? चलिए ध्यान देंगे। कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रेसिपिएंट, सीधी बात है, टैक्सेबल पर्सन यानी रजिस्टर्ड पर्सन, and comprises of two or more taxable supplies or goods or service of both or any combination thereof, बराबर, are naturally bundled naturally and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business। बोला था naturally bundled यानी composite, one of which is a principal supply, दो में से या तीन में से एक प्रिंसिपल सप्लाई है। अब मुझे बताओ बेटा, मोबाइल और चार्जर में कौन सा प्रिंसिपल सप्लाई है? यहाँ पे क्लास और नोट्स में कौन सा प्रिंसिपल है? सर क्लास प्रिंसिपल है। मोबाइल और चार्जर में कौन सा है? सर ये है। इनमें से कौन सा है? सर फ्रेम और ग्लास प्रिंसिपल अमाउंट, बराबर, मेन वो है, ठीक है? फ्रेम और ग्लास हम खरीदते फिटिंग समझे जैसा है वो देगा, ग्लास हम लगाते नोट समझे जैसा है वो देगा, मोबाइल खरीदते चार्जर समझे जैसा है वो देगा। कोई एप्पल नहीं है जो वायरलेस चार्जिंग अलग, वो सब चीजें एक्सेप्शन में आती है, ठीक है ना? That means in composite supply, goods or service or both are bundled owing to natural necessities. The elements in composite supply are dependent on principal supply. Principal supply मतलब क्या? जिसके कारण मोबाइल ले रहे इसीलिए चार्जर आ रहा है। अब चार्जर भी खरीद, चार्जर अलग से मिलता है, वो चीज अलग है। मोबाइल खरीदते, आप ऐसा बोलते कि चार्जर दो और भैया और एक और मोबाइल भी दे दो उसके साथ। आप बोलते भैया मोबाइल दीजिए, चार्जर अपने आप मिलेगा, या आपका इनबिल्ड है, ठीक है? प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच constitute the predominant element of composite supply and to which other supply forming part of that composite supply is ancillary। मोबाइल के साथ चार्जर एंसिलरी है, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे दो कंपोजिट ऐसी सप्लाई है जिसको सर्विस ऑलरेडी मान लिया गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला जो मैंने आपको बताया, वो वहां पे शेड्यूल 2 के अंदर ही उसको कंपोजिट सॉरी शेड्यूल 2 में ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया गया। अब यहाँ कंपोजिट में हम क्या पता कर रहे हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा? वी आर क्लासिफाइंग, ठीक है? हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी? अब टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करना? जो भी प्रिंसिपल सप्लाई है दो में से, उस पे जो रेट है वो रेट लगा दो, सिंपल सा हिसाब है। कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। सिंपल सी बात है। अभी ये यहां पे अपन ने देखा, अब इसके अंदर देखिए, क्लास पे जो रेट है वो लगेगा, मोबाइल पे जो रेट है वो लगेगा, फ्रेम और ग्लास पे जो रेट वो लगेगा। सर अलग अलग है तो बेटा फ्रेम का रेट लगा दो, जो हाइयर है वो लगा सकते हैं आप, ठीक है? अब या कभी फ्रेम कस्टमर देता है, ग्लास आपको बिठाना है, इस टाइप से, या दोनों पे अलग अलग भी रेट लगा सकते हैं। भैया फ्रेम इतने की, ग्लास इतने का, फिटिंग चार्जेस के बारे में कुछ नहीं, फ्रेम का अलग रेट रहेगा, ग्लास का अलग रेट रहेगा। कई बार नेचुरली बंडल्ड बोलते हैं इसको, बराबर है? अब आप देखिए इसके अंदर, जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग को देते हैं, ठीक है? गाड़ी सर्विसिंग के अंदर वो जो ऑयल यूज करता है ल्यूब्रिक, देखिए एक होता है आपके इंजन ऑयल बदलना, वो आप बोलेंगे तो बदलेगा, और एक होता है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हर जगह ओवर ऑयलिंग कर देता है। वो जो ओवर ऑयलिंग यूज होती है
वो नेचुरली बंडल्ड है सर्विस के साथ। लेकिन जो गुड्स है वो आपका क्या कहते हैं, आपका इंजन ऑयल, आपका कोई स्पेयर पार्ट वो पूछेगा बदलू क्या, बराबर है ना, तो वो नेचुरली बंडल नहीं है। उसके अंदर फिर अलग से बिल के अंदर जो सर्विसिंग वाला बिल बनाएगा उसमें मेंशन करेगा इतने रुपए का ऑयल हुआ, लेकिन वो ये मेंशन नहीं करेगा जो ओवर ऑयल के लिए उसने ऑयल यूज किया था, वो मेंशन नहीं करेगा वो, बराबर है, समझ लो चीज को। एक ऑयल वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए कुछ जाम हो जाता है, नट टाइट हो जाता है तो उस पर ऑयल डालते हैं, वो ऑयल अलग से मेंशन नहीं होता। इंजन ऑयल अलग से मेंशन होता है। कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गया, क्लच प्लेट या एनीथिंग, ब्रेक वे कुछ खराब हो गया, ब्रेक शू वगैरह, तो वो अलग से मेंशन किया जाता है। समझ आ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। ऐसे केसेस के अंदर अलग से वो उसमें मेंशन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो नेचुरली बंडल्ड है। उसको अब सर्विस कंपोनेंट ज्यादा है सर, उसमें 200-250 जो लेते हो सर्विस के लेते हैं, तो सर्विस में चला जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए बेटा आपके लिए, जरा इसको पढ़ लेते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई, बराबर है, लेकिन जीएसटी ने इसको क्या किया, इसको सर्विस आर चार्जेबल टू स्पेसिफिक रेट, दोनों को सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट को। ये अपन ने देखा शेड्यूल 2 के अंदर, ठीक है। अब ये 3 एग्जांपल्स है आप लोगों के लिए, इसको आप देख सकते हैं। जैसे एक और देखा अपन है, जैसे बाजार में आप डोसा पैन खरीदने जाते हो, मसाला डोसा बनाते ना, डोसा पैन खरीदने गए, मतलब फ्राइंग पैन, तवा तवा, उसके साथ वो वुडन स्टिक स्पून भी मिलता है डोसा पलटाने वगैरह करने के लिए। अब मेन कंपोनेंट क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सर वो डोसा पैन, आप वो क्या कहते हैं चम्मच थोड़ी लेने गए थे। समझ आ रहा है बात? यहाँ और एक एग्जाम्पल ऐड करना है तो कर सकते हैं। सॉरी स्पेलिंग का प्रॉब्लम है बेटा। डोसा पैन विथ वुडन स्पून, निर्लैप का आता है ना वुडन स्पून। अरे हाँ की ना, गर्ल्स लोग समझ जाओगे, आता है साथ में, आता है फ्री, आता है कई बार। हाँ की ना, फ्री आने उसके अंदर ही रहता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। पोशाक मैन्युफैक्चर एंट्री कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्सेस एट चीकू लिमिटेड आउटलेट। फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चरर्स would also get insured in transit. In this case, supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply wherein supply of goods is the principal. अब भैया ट्रांजिट चार्जेस देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब कंपोजिट के एंसिलरी है। प्रिंसिपल क्या है, गुड्स। गुड्स ही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीजें कहां से आएंगी, तो ये सब काय में चले जाएंगे, गुड्स के अंदर, बराबर है। जैसे आप जिसमें देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स जो रहेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स वो 1 लाख का है। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन समझ लीजिए, मैं लिख लेता हूं ढंग से, वैल्यू ऑफ गुड्स मान लीजिए 1 लाख रुपए है। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन और जोड़ते हैं आप, वो 10,000 है। इसमें इंश्योरेंस 5,000 है समझ लीजिए। हमारी लोडिंग अनलोडिंग ये सब भी लगती है ना, वो भी 5,000 है समझ लीजिए। तो टोटल आपका 1,20,000 हो जाएगा। और ये जो है कंपोजिट गुड्स और सर्विस पे प्रिंसिपल क्या हुआ, ये कंपोजिट हुआ, ये नेचुरली बंडल्ड है बेटा पूरा, ये सब रहेगा, बराबर है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल क्या हुआ सर, गुड्स हुआ, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो लगेगा। आई होप कंपोजिट समझ में आ रहा आपको, है ना। टेलीविजन सेट करता है, उसको मैंडेटरी वारंटी तो मिलती है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो क्या हुआ, कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुआ, टीवी लेगा तभी तो सर्विस मिलेगी ना, हाँ कि ना। टीवी के साथ रिमोट भी मिलता है, रिमोट पे भी अलग रेट है कि नहीं। ट्रैवल टिकट फ्रॉम मुंबई दिल्ली में इंक्लूड सर्विस ऑफ फूड ऑन बोर्ड, फ्री इंश्योरेंस, यूज ऑफ एयरपोर्ट लॉन्च। अब इस केस में मेन सप्लाई क्या हुई, प्रिंसिपल सप्लाई सर, ट्रैवल टिकट हुई, बाकी सब चीजें एंसिलरी है ना। ट्रैवल टिकट इज द प्रिंसिपल सप्लाई, उस पर जो रेट रहेगा वो लगेगा। अब ये कैसे पता चले कि ये नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं, तो भैया ये केस टू केस पता चलेगा, हर परसेप्शन अलग रहेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ आप परफेक्टली नहीं बता सकते कि कैसे काम होगा, मतलब नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड रहेगा तो ही कंपोजिट में आएगा, और अगर नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो कहाँ जाएगा सर, मिक्स में जाएगा। तो ये जानने का एक तरीका है, क्या बिना क्लास, जैसे एग्जाम्पल क्लासरूम क्लासेस प्लस नोट्स, बिना नोट्स दिए आप आओगे क्या क्लास में, नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता। तो दूसरी चीज दिए बिना प्रिंसिपल सप्लाई नहीं हो सकती,
तो ये आप समझ सकते हैं कि भैया ये नेचुरली बंडल्ड है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर है। इसके बारे में लिखा है बहुत सारी चीजें। Whether service are bundled in ordinary course of business would depend upon the normal and frequent practice followed in the area of business to which such service relate। क्लास के साथ नोट्स लेना नॉर्मल है, क्लास के साथ नोट्स के साथ लॉजिंग बोर्डिंग भी देना वो नॉर्मल नहीं है। आई बात समझ, तो वो नेचुरली बंडल नहीं, वो मिक्स सप्लाईज में जाएगा, क्लास प्लस लॉजिंग बोर्डिंग, चीज समझ लेना। और सभी क्लास वाले यही काम कर रहे हैं, सभी क्लास वाले, कल से नागपुर में भी शुरू हो जाता है, तो फिर समझ लेना वो नेचुरली बंडल में चला जाएगा। ये समझ लेना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिस एरिया को रिलेट करते हैं। सच नॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस अडॉप्टेड इन बिजनेस कैन बी असर्टेन फ्रॉम सेवरल इंडिकेटर्स विच आर लिस्टेड बिलो। ये कुछ इंडिकेटर्स है, ये आप सिर्फ समझ सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इलुस्ट्रेटिव लिस्ट दी हुई है, ये भी हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, बराबर है ना। ध्यान देना जरा। परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर और द सर्विस रिसिपिएंट, उसका परसेप्शन क्या है जो सर्विस ले रहा है। इफ लार्ज नंबर ऑफ सर्विस रिसिपिएंट आर ऑफ सच बंडल ऑफ सर्विस रीजनेबली एक्सपेक्ट दैट सच सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड एज पैकेज, देन सच पैकेज विल बी ट्रीटेड एज नेचुरली बंडल्ड। टू व्हीलर खरीदते, कार खरीदते, पहली 3 सर्विस फ्री रहती, ये नेचुरली बंडल्ड है, सबको मालूम है। कंज्यूमर का परसेप्शन है, कोई बोल दे फ्री नहीं रहेंगी सर्विस तो वो तो अलग ही हिसाब हो जाएगा ना, है ना। मेजोरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन पर्टिकुलर एरिया बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर, ज्यादातर लोग यही करते हैं। होंडा वाला भी देता है, टीवीएस वाला भी देता है, सुजुकी वाला भी देता है, कार वाले भी देते हैं, सब दे ही रहे हैं मेजोरिटी सर्विस प्रोवाइडर। Nature of various services in a bundle of service will also help in determining whether services are bundled in ordinary course of business. If the nature of service is that one service is main service and other service is combined with such service in the nature of incidental or ancillary, तो आप मान लोगे कि भैया मेन सर्विस के इंजॉयमेंट के बेटरमेंट के लिए, फॉर बेटरमेंट इंजॉयमेंट ऑफ मेन सर्विस, फॉर बेटर इंजॉय ऑफ मेन सर्विस, ये यूज किया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। मोबाइल के साथ चार्जर, कई बार मोबाइल के साथ हेडफोन दिए जाते, बेटर यूज, बराबर है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, स्टे इन होटल कंबाइंड विद ब्रेकफास्ट, ये मैंने आपको बताया था, ये नेचुरल है, ठीक है, ट्रीटेड एज, और ज्यादातर अच्छे रेस्टोरेंट ये काम करते हैं, तो इसको इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बंडल माना जाएगा। अदर इलुस्ट्रेशन दिया हुआ है, एडवर्टाइज पैकेज है, एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, भैया ये लोगे तो ये मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा, उस टाइप की चीजें रहती है। जैसे कई बार होटल में जा रहे हैं आप, रात को ही निकलना है अपने को, भैया ब्रेकफास्ट के पैसे माइनस कर दे, ऐसा बोलोगे तो काम चलेगा क्या? तो ऐसा नहीं चलेगा भैया, आपको लेना करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन पैसे तो लगेंगे, इंक्लूडेड रहेगा। अभी कल आप मेरे पास आके बोलते सर नोट्स के पैसे माइनस कर दो ना, हमको नोट्स नहीं होना, तो क्या मैं कर दूंगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, आपकी मर्जी, नोट्स लेना है लो, नहीं लेना मत लो, लेके रद्दी में दे दो, आपकी इच्छा। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक इंस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ बोथ, मैंने अभी आपको बताया था बाइक सर्विसिंग के, सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस लेबर एंड वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर शोन सेपरेटली। देखिए वो ऑयल मैंने बताया ओवर ऑयलिंग के लिए भी यूज कर रहा है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, तो वो तो सर्विस में आ गया, लेकिन कुछ पार्ट उसने अगर चेंज किया, गुड्स तो भैया गुड्स का अलग होता है, सर्विस का अलग होता है। कभी गाड़ी सर्विस कराओ ना तो उसका बिल देखना, गुड्स के ऊपर जीएसटी अलग लगता है, सर्विस के ऊपर एलिमेंट पे जीएसटी अलग लगता है, लेबर चार्जेस, ये सब चीजें अलग रहती है, क्लीनिंग वगैरह के चार्जेस उन पे जीएसटी लगता है, बराबर है, बाइफरगेट करना पड़ता है उस चीज को। लेकिन सर्विस देते अब जैसे मान लीजिए क्लीनिंग सर्विस में क्या क्या यूज करते हैं आपको बताऊं, पानी मारते हैं, पानी जा रहा उनका, दूसरा एक वो लिक्विड रहता है, वो लिक्विड से पूरी उसको पोंछते हैं, तो वो जो लिक्विड एक बॉटल पूरी एक कार में चली जाती है, ग्रीस लगाते हैं काफी सारा जगह जगह पे, तो ये गुड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन वो जो 300-400 रुपए उस चीज के लेते क्लीनिंग एक्सपेंस, वो सर्विस में आएगा क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड है। अब आपने गाड़ी सर्विस कराई 300 रुपए तो उसका चार्जेस है ही है, लेकिन साथ में 200 रुपए का कोई पार्ट गया, खराब हो गया, तो वो आपको फिर क्या होगा पता है, 300 रुपए पे जीएसटी एज अ सर्विस लगेगा, 200 रुपए पे एज अ गुड्स लगेगा। आई बात समझ में? कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब देखिए इसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई, अब ये मैं आपको बता देता हूं, इसमें पहले है क्या, कौन सी एक्टिविटी की ये बात कर रहा है, आप सिर्फ ये देख लीजिए, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है।
अब इसमें दो तीन चीजें और आती है, देखिए जैसे पहले एक काम करते, पहले ये पढ़ लेते दोस्तों, उसके बाद मैं आपको एक दो चीजें और बढ़िया बताऊंगा। चलिए ध्यान देंगे। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोचर्स, एनवलप्स, एनुअल रिपोर्ट्स, लीफलेट, कार्टून्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा प्रिंटेड विद डिजाइन, लोगो, नेम, एड्रेस और अदर कंटेंट्स और प्रिंटेड ऑफ गुड्स ऑफ सच सॉरी ध्यान देना। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रिंटिंग की बात। अब ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्जांपल अभी दिया था, मैंने बोला मेरे नोट्स मैं प्रिंटर को बोलता हूँ प्रिंट करके दे दे, मैं उसको सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में मेल कर देता हूँ नोट्स, और वो मुझे पूरी किताब बना के दे देता है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी यूज हुई? सर मेरी यूज हुई, मेरी यूज हुई। उसने क्या किया? गुड्स खरीदा। क्या गुड्स खरीदा? सर इंक खरीदी, उसने पेपर खरीदा, उसने बाइंडिंग सर्विस दी, ऐसा पूरा बना के मुझे बुक पकड़ा दी, ये लीजिए सर बुक, बराबर है। इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूंगी, सप्लाई ऑफ सर्विस? सोच के देखना सर, इसको सप्लाई ऑफ गुड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी और उसको गुड्स बना के दिए, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। भले ही 90% चार्जेस प्रीडोमिनेंट इसके अंदर क्या है? गुड्स है सर, पेपर है, इंक है, मानता हूं, लेकिन नहीं, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन मानिए अब मैं कुछ दे नहीं रहा, मैंने बोला भैया कैप्स के नाम का एनवलप दे दो, तो कैप्स का सिर्फ लोगो उस पर डालना, मैंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं दी उसको। कैप्स से टी शर्ट बनाए, लेटर पैड बनाए, ये सब चीज के अंदर इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। वो जो किताब है, बुक है, वो बुक में मेरा कंटेंट है, पूरा की पूरा किताब मेरे कंटेंट से भरी, मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भरी हुई है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा दोस्तों। यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। टेम्पररी यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने उसको हमेशा के लिए थोड़ी दी, टेम्पररी यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने उसको दी, मुझे बुक बना के दे, वो यूज करके, मेरा कंटेंट यूज करके उसको बुक बना के दे रहा है। और मैंने कैप्स के टी शर्ट बनवाए, कैप्स का लोगो लगा है, समझ लीजिए, कैप्स के नैपकिन, टिश्यू, वॉलपेपर, जिसमें सिर्फ लोगो, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड एनवलप्स एक्सेट्रा, तो ये आएगा गुड्स के अंदर, ठीक है। ये देखिए, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। इस सर्कुलर ने बढ़िया क्लैरिफाई कर दिया क्योंकि उसमें प्रीडोमिनेंट गुड्स है ऑब्वियसली। एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, ये क्या होता है? इसके ऊपर भी सर्कुलर आया। प्रिंसिपल सप्लाई में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। तो ये तो भैया हर केस टू केस होगा। एक है रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स, मस्त चीज आपको बताता हूं, इसमें सर्विस भी है और गुड्स भी। ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरा टायर का बिजनेस है, चीज समझ लो, मेरा टायर का बिजनेस है, ये है मिस्टर ए, और मिस्टर बी जो है वो रिट्रेडिंग करता है। क्या बोलते हैं उसको? RETREADING, रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स मतलब क्या होता है पता है? पूरे टायर को ठीक ठाक करना, जो टायर घस जाता है उस पर नया रबर लगा के पॉलिश वॉलिश करके उसको नया जैसा बनाना, हालांकि सेकेंड हैंड ही रहता है लेकिन नया जैसा बनाना, उसको कहते हैं रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब ध्यान से सुनना, मैंने इसको टायर्स भेजे, मैंने इसको टायर भेजे और इस आदमी ने इस पे पूरा रिट्रेडिंग 90% मटेरियल यूज किया इसने, है ना। मान लीजिए एक टायर में 1000 रुपए उसने खर्चा लिया, तो उसमें 900 रुपए का तो उसने रबर यूज किया और 100 रुपए अपनी मजदूरी ली, तो भी ये पूरा के पूरा 1000 जो रिट्रेडिंग सर्विस है ये कहे जाएगा पता है? सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगा। अब ये सप्लायर, ये इसने वापस ये टायर आ गया इसके पास और इसने सी नाम के आदमी को ये रिट्रेडेड टायर्स सेल कर दिया। इसने कोई प्रोसेस किया? नहीं सर, इसने कुछ नहीं किया, इसने एज इट इज टायर सेल कर दिए, रिट्रेडेड टायर सी को। इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। यह है क्लैरिफिकेशन। ये था जॉब वर्क जैसा काम, ये क्या था? जॉब वर्क जैसा काम था और उसको सर्विस बोला जाता है, आपको पता है, रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ये देखिए क्लैरिफिकेशन।
यहां पे लिखा है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन प्रोसेस ऑफ रिट्रेडिंग, जो प्रोसेस करके दे रहा है रिट्रेडिंग का, विच इज सप्लाई ऑफ सर्विस। रबर यूज्ड इज एन एंसिलरी सप्लाई, भले ही डोमिनेंट हो रबर, 90% रबर लग रहा, फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई ऑफ रिट्रेडिंग टायर्स वेयर ओल्ड टायर बिलोंग टू द सप्लायर, उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। आई बात समझ में? ये सर्कुलर ये कहता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आता हूं मिक्स सप्लाई पे। मिक्स सप्लाई पे अभी आपको थोड़ा सा बताया था, नेचुरली बंडल नहीं है ये, आपने जबरदस्ती होशियारी बताने के लिए या सेल अच्छा होने के लिए आपने बंडल किया है। चीज समझ रहे ना, यू हैव बंडल्ड, आपने बंडल किया है, इसको कहते हैं मिक्स्ड। अब इसमें पता है कि क्या होता है, सुन लो, सुन के दिल थाम के बैठना। बिस्किट पे मान लो 5% जीएसटी, ड्राई फ्रूट पे 5% है, शैम्पू पे 28% है, क्रीम पे 12% है, हेयर ऑयल पे 12% है, कोम पे 12% है, चिप्स पे 5% है, चॉकलेट पे 5% है। और ये शैम्पू का सिर्फ ₹1 का पाउच आपने इसमें डाला है। कितने का? ₹1 का पाउच। अब पता है क्या होगा? ये पूरे बॉक्स की कीमत आप मान लीजिए ₹1000 चार्ज कर रहे हो ना, पूरे बॉक्स की कीमत, पूरे के पूरे ₹1000 पे 28% से जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट है उसमें से हाईएस्ट रेट जिस पे है वो लगाना है। कम ऑन, हाईएस्ट रेट लगाना है, मिक्स सप्लाईज, काम खत्म। ऐसे वैल्यूएशन, ऐसा टैक्स लगेगा। ऐसा मिक्स सप्लाईज के केस में होगा। नेचुरली बंडल लेके नहीं, आपने किया ना, हाँ, तो मिक्स सप्लाईज में जाएगा। और मिक्स सप्लाईज में जाने के बाद सब चीजों पे कितना है, उसमें से जो हाईएस्ट रेट से टैक्सेबल है पूरे बंडल पे उतना लगेगा। बहुत नाइंसाफी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो फिर, अगर आपको ऐसी नाइंसाफी नहीं पसंद ना, बिस्किट इतने रुपए की 5%, ड्राई फ्रूट इतने रुपए का 5%, शैम्पू इतने रुपए का 28%, क्रीम इतने रुपए का 12%, हर एक चीज कितने रुपए की होती है इसका ब्यौरा देना पड़ेगा बिल के अंदर। जनरली हम ऐसा नहीं करते, कस्टमर को जब ये बेवकूफ बना रहा रहता है ना तो पूरा पैकेट चिपकाया जाता है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? इससे तो आपका राज खुल जाएगा, है ना। तो अगर आपको, आपके ऊपर है, अगर आपको ये 28% नहीं झेलना है तो फिर भैया अलग अलग बाइफर्केशन बिल में देना पड़ेगा। बिस्किट बेची, ड्राई फ्रूट बेचा, शैम्पू बेचा। लेकिन क्या ऐसा सर हम कंपोजिट में कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, चाह के भी नहीं। कंपोजिट नेचुरली बंडल्ड है, आपको सर्विस नेचुरली बंडल फॉर्म में ही देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। समझ रहे नहीं समझ रहे? और ये नॉट नेचुरली बंडल नहीं है, आपने अपनी होशियारी से इस चीज को बंडल किया है। तो इस केस के अंदर बेटा आपको अगर आप पूरा ₹1000 का बॉक्स बेच रहे, एक ही बिल बना रहे, बॉक्स 28%, भले ही ₹1 का शैम्पू क्यों ना, अरे 8 आने का क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, ये होगा मिक्स सप्लाई। अब इसके अंदर लिखा हुआ है, आप मिक्स सप्लाईज के बारे में भी आप एक बार देख सकते हैं। 2 और मोर इंडिविजुअल, ये तो आपको बताया था। फॉर अ सिंगल प्राइस अगर आप बेचते हो, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, दीज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया। हाउ टू डिटरमाइन फॉर पर्टिकुलर सप्लाई मिक्स सप्लाई, ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर नहीं रहती है ये। फर्स्ट रिक्विजिट, ये कंपोजिट नहीं है। सबसे पहला मिक्स्ड कब देखा जाएगा, ये कंपोजिट नहीं है, नॉट अ कंपोजिट, ठीक है। फर्स्ट रिक्विजिट रूल आउट दैट सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट नहीं है। दूसरा, सप्लाई कैन बी मिक्स्ड ओनली इफ इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। एज अ कोरोलरी इट कैन बी सेड दैट इफ द ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ सप्लाई not naturally bundled in ordinary course of business, then it would be a mixed supply, ठीक है। not in ordinary course of business, इसको अब क्या बोलेंगे, mixed supply। इसके बाद आता है once the amendability of transaction is a composite supply is ruled out, अगर ये पता चल जाता है composite है, it would be a mixed supply classified in terms of supply of goods or service attracting highest rate of tax। मतलब भैया अगर ये पता चल जाता है कि ये कंपोजिट है कि नहीं, ये अगर रूल्ड आउट हो जाती है, यानी कंपोजिट तो नहीं है, ये पता चल जाता है, तो वो कहा जाएगा, फिर वो चले जाएगा मिक्स्ड में। और मिक्स में मतलब होता है हाईएस्ट रेट टैक्स अट्रैक्ट होगा। हाउ टू डिटरमाइन, कैसे करना, टैक्स रेट मालूम है, हाईएस्ट रेट से, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, ये देख लीजिए, ये दोनों आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तीनों एग्जाम्पल एकदम सिंपल है बेटा। सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड्स, स्वीट्स,
chocolates, cakes, dry fruit, aerated drink, and fruit juices, when supplied a single price, it's a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and not dependent on each other. It shall not be mixed supply if these items are supplied separately. अगर आप अलग अलग करते तो ऑब्वियसली वो मिक्स नहीं रहेगा. ठीक है. Shopkeeper selling water bottles along with refrigerator. Bottles and refrigerator can be easy priced and sold independently and are not naturally bundled. So supplies are mixed supply. Highest rate जो रहेगा वो लगेगा. ठीक है. अब एक चीज समझना, रेफ्रिजरेटर पे मान लीजिए 18% है और बॉटल पे 28% है. बॉटल कितने की रहेंगी? 100 रुपए की बॉटल रहेंगी. और रेफ्रिजरेटर कितने का? हजारों रुपए का. तो पूरे इस पे 28% टैक्स लग जाएगा. ठीक है. हालांकि ऐसी बेवकूफी सर कौन करेगा मालूम है, कोई नहीं करेगा, लेकिन एक बता रहा हूं, रूल तो यही है, लॉ यही कहता है. ठीक है. चलिए. हाउस इज गिवन ऑन रेंट थ्रू सिंगल रेंट डीड. One floor of which is used as residence and another is used for printing press at a lump sum rent amount. Such renting of two different press are not naturally bundled in ordinary course of business. Said is a mixed supply. अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. सप्लाई है कि नहीं ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं बेटा, आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में था, बहुत अच्छा डायग्राम है, तो ये आप इसको आप देख सकते हैं, स्टडी करिए, उसके बाद आप ये डायग्राम इजीली देखिए, आपको समझ में आएगा. कंपोजिट और मिक्स का एक डिफरेंस बिटवीन भी यहां पे दिया हुआ, ये भी आप लोगों को देखना है. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये इंपॉर्टेंट के बाद मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा कंपोजिट और मिक्स के बारे में लिख लो, है कि नहीं. एक चार्ट बना लेते हैं बेटा, जीएसटी में चार्ट हेल्पफुल रहते हैं, तो नोट करिए. क्लासिफिकेशन of composite and mixed supplies. ठीक है. अच्छा, बंडल कैसे बनेगा आपको बताया था बेटा. बंडल कैसा बनता है ये देख लो. बंडल गुड्स प्लस सर्विस, सर्विस प्लस सर्विस और गुड्स प्लस गुड्स, तीनों का बंडल बन सकता है. यहां पे भी वैसे ही गुड्स प्लस सर्विस, सर्विस प्लस सर्विस और सॉरी गुड्स प्लस गुड्स, तीनों का बंडल बन सकता है. ये बंडल कैसे भी बन सकते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं. अब दो चीज है बेटा, अगर कंपोजिट है, अगर ये कंपोजिट है तो क्या होगा, और ये अगर मिक्स्ड है तो क्या होगा. तो देख लो, चीज समझ लो. कंपोजिट है तो सिंपल है, एंटायर बंडल, entire bundle is entire bundle is अब इसको क्या करेंगे, इस क्लासिफाइबल. ठीक है. कैसे? इस क्लासिफाइबल इन प्रिंसिपल सप्लाई. आप एक चीज और इसमें ऐड कर दो, इररिस्पेक्टिव of the fact that value of each supply is mentioned separately or not in the invoice. यानी आप अलग अलग वैल्यू लिखो नहीं लिखो उससे मतलब नहीं, भैया एंटायर बंडल एक हिसाब से क्लासिफाई होगा, वो भी कौन से, प्रिंसिपल सप्लाई, जो भी इसमें प्रिंसिपल है उस हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा. ठीक है. ईच वैल्यू ऑफ ईच सप्लाई इज मेंशन्ड सेपरेटली और नॉट इन द इनवॉइस. उससे एग्जाम्पल आप देख चुके हैं. अब मिक्स्ड में देखना बेटा, दो चीज है. अगर आप पूरा बंडल सिंगल प्राइस में दे रहे हो, एंटायर बंडल सिंगल प्राइस, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिंगल प्राइस में देंगे तो वही हाईएस्ट रेट लगेगा, आपको बताया. और ऐसा नहीं है तो भैया इंडिविजुअल, उसको सब गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट को इंडिविजुअल सप्लाई माना जाएगा, सप्लाईज माना जाएगा,
और डिफरेंट रेट्स लगेंगे। ऐसा आप क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आई थिंक हमारा कंप्लीट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन बेटा एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं कि आपने दान दिया 5 लाख 10 लाख का, कोई संस्था में दान दिया, कमरा बनवा दिया है, कुछ भी आपने दान दिया, अब वो कई बार उस पे लिखते हैं सो एंड सो आदमी की तरफ से सप्रेम भेंट, आपका नाम लगा देंगे डोनर का, एक प्लेट बना के नेम प्लेट पे डोनर का नाम लगा देते, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया इसका क्या, क्या ये अपने बिजनेस के लिए क्या क्या इसको सप्लाई मानेंगे, सप्लाई मानेंगे क्या? तो इस पे क्लैरिफिकेशन आया, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल डोनर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट to the institutions such as religious institution, charitable organization, school, hospital, orphanage, old age home, etc. The recipient institution place a nameplate or similar acknowledgement in the premises in the express of gratitude. ये gratitude है, कोई business promotion, आपका business promotion करना कोई objective नहीं है उनका। हाँ, अगर ऐसा रहा तो फिर तो supply हो जाएगा। When the name of the donor is displayed in the recipient institute premises in such a manner which he can be said to an expression of gratitude, public recognition of donors act of philanthropy, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर and is not aimed at giving publicity to the donor, that is would be advertising promoting his business, ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर इसको ना सप्लाई ऑफ सर्विस, देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, there is no obligation on the part of recipient of donation to do anything in supply of service, therefore no GST is liable on such consideration, ठीक है। एग्जांपल्स भी दिए, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश प्रिंट करते हैं, गुड डोनेटेड बाय मालती देवी इन मदर ऑफ मेमोरी, ये सारी चीजें, तो ये एग्जांपल आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सर्कुलर आया था, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा सप्लाई चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए सॉल्व इलुस्ट्रेशंस आप लोगों के लिए दिए, इसमें एग्जाम के भी क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को अच्छे से करने हैं। साथ ही साथ एक मैंने इलुस्ट्रेशन लिस्ट दी है, बहुत अच्छी लिस्ट है ये, इसमें 13 अलग अलग तरह के इलुस्ट्रेशन सप्लाई है कि नहीं वो मस्त तरीके से दिया है, और कौन से सेक्शन के हिसाब से वो भी दिया है, तो ये आपको पढ़ना है। कोई इसमें डाउट रहे तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से डाउट वाला काम आएगा ही नहीं आपको, बहुत आसान है। अब 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क के जो एग्जाम में आए, चलिए पहले ये ले लेता हूं, सेकंड वाला बड़ा आसान है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको मालूम है ये सर्विस में आता है। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट टाइटल, राइट्स दिया, ट्रांसफर मतलब ये भैया मोबाइल यूज करने के लिए दिया, ये मोबाइल यूज करने के दिया, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, इसके क्या है सर, सर्विस है ये भी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो सर्विस में ही क्लासिफिकेशन होता है, एग्जाम में बस लिखना पड़ेगा ढंग से और कुछ नहीं। टेम्पररी ट्रांसफर परमिटिंग यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या मैंने मेरे नोट्स प्रिंटिंग के लिए दिए, सर्विस है। सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर, बेटा है तो ये गुड्स, लेकिन इसको सप्लाई ही नहीं बोलते, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन 7(1) याद करो क्या था, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या ये बेचना आपके बिजनेस में है, पर्सनल कार बेची ना, पर्सनल कार बेची, बिजनेस एसेट नहीं बेचा, सप्लाई ही नहीं है, इट इज नॉट अ सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है, बराबर एग्जाम में लिखने का कि दिस इज नॉट अ सप्लाई, तो फिर गुड्स और ऐसा लिखना, दो इट इज अ गुड्स इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन एज पर जीएसटी डेफिनेशन एज पर सेक्शन 7 इट इज नॉट सप्लाई, सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, इसीलिए जीएसटी का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। गुड्स या उसका बाइफर्केशन का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। मिस प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम, ध्यान देना, एंड पेड £1,000 एज लीगल फीस टू मिस उन्नति ऑफ यूके, वेदर द अबव एक्टिविटीज इंपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 7, सेक्शन 7 याद कर लीजिए और यहां पे जरा देख लीजिए।
इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पर्सनल सर्विस ली, हाँ बिजनेस में हो या नहीं उससे मतलब नहीं है। इंपोर्ट सेक्शन 7(1)(b) के हिसाब से इसको सर्विस का सॉरी सप्लाई कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। बोलिए टैक्स लगेगा क्या? हाँ सर, यस, फर्स्ट का आंसर है यस। चलिए मैं निकाल देता हूं आपके लिए। यस, एज पर सेक्शन 7(1)(b)। अब आपको लिखना पड़ेगा 7(1)(b) में क्या है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। If in the above case both of them are real sisters, related, and no consideration is paid, then it will change your answer. No, देखिए रियल सिस्टर्स है ना, रिलेटेड वाले, जरा ध्यान देना एक सेकंड। क्या कहा है? रिलेटेड सिस्टर है और कंसिडरेशन पे नहीं किया। देखिए अब यहां देखो, एक सेकंड मैं निकाल लेता हूं पहले। हाँ, इंपोर्टेशन हुआ फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट। देखिए कंसिडरेशन के लिए हो तो यहां आता है, नहीं तो यहां आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं। विदाउट कंसिडरेशन वाली एक्टिविटी शेड्यूल 1 में जाएंगी, ठीक है। तो एक बार जरा शेड्यूल 1 देख लेते हैं। परमानेंट डिस्पोजल, नहीं ये नहीं है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, क्या ये रिलेटेड पर्सन है? हाँ है, विदाउट कंसिडरेशन। यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए भैया, ये रहा रिलेटेड पर्सन आपका। हाँ, supply of goods or services or both between related or between distinct persons specified will qualify as supply provided it is made in course or furtherance of business। ये पर्सनल है कि नहीं है? ध्यान देना जरा, ये पर्सनल है दोस्तों, ये पर्सनल है। ये देखिए पर्सनल प्रॉब्लम, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ सप्लाई। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बिना कंसिडरेशन के जाते हैं तो काय में देखना पड़ता है? शेड्यूल 3 के पैरा 2 के अंदर देखना पड़ता है, जहां रिलेटेड पर्सन की बात कही गई है। और रिलेटेड पर्सन में ये लिखा है इट शुड बी प्रोवाइडेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं, पर्सनल है, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। आंसर बदल जाएगा आपका, यस, आंसर विल बी चेंज, इट इज नॉट सर्विस। फर्दर इफ इन अबाउ केस इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड मिस प्रगति रिसीव लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस एंड शी डजंट पे एनी कंसिडरेशन, यस। अब शेड्यूल 1 के पैरा 2 के हिसाब से, पैरा 2 ही है ना? हाँ, पैरा 2 के हिसाब से ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, ये देख लो। पैरा 2 के हिसाब से रिलेटेड पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और वो भी रिलेटेड है और वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो यहां पे फिट बैठ जाएगा और इसको क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑब्वियसली, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, सब आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, आपको समझने की बात, ठीक है। तो अब दोस्तों ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ये पूरा हमने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है, एक एक चीजें आपको मैंने डिटेल के अंदर बताई है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये एक चार्ट आप देख लेना, आपके लिए होमवर्क है। सॉल्व्ड क्वेश्चन बेटा बहुत सारे डाले हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन है सिर्फ, आपको देखना है, कुछ एग्जाम के हैं और सब थियोरेटिकल पार्ट दिया, मतलब कुछ समझाने जैसा नहीं है। और ये स्कोप ऑफ सप्लाई मैंने इलुस्ट्रेशन दिए हैं कि सप्लाई रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है। इलुस्ट्रेशन है, कौन से सेक्शन के हिसाब से सप्लाई है वो आपको क्लासिफाई करना है। और ये इसमें हर तरह का इलुस्ट्रेशन कवर है, टोटल 12 दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 5वें लेक्चर के अंदर 2nd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है और बस यहाँ स्टॉप करते हैं दोस्तों, और पढ़ते रहिए, बस यही आपसे कहना है। जीएसटी साथ साथ में पूरा होते जाना चाहिए हमारा, एंड क्वेश्चंस देखिए साथ साथ में देखना है आपको, सॉल्व आपके लिए, अनसॉल्व मेरे लिए, ठीक है दोस्तों। तो यही रुकते हैं, बाय।